तो प्यार में धोखा खाए हुए लोग आते हैं टैटू रिमूवल करने के लिए। हाँ, बहुत आते हैं। यंगेस्ट टू यंगेस्ट एज ग्रुप में क्या आपके पास में कंप्लेंट स्किन की लेके आते हैं बच्चे? ट्रेंड इतना ऐसे चला है कि यंगस्टर्स ज्यादा क्यूरियस हो गए हैं कि हमको एजिंग के इफेक्ट्स नहीं चाहिए। ऑलमोस्ट फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 19 to 20 इयर्स कि वो तब से चालू कर रहे हैं कि मेरे को रिंकल्स नहीं चाहिए, मेरे को ये टाइटनेस नहीं चाहिए। जो सन से हमको डैमेज हो रही है वो बहुत एक्सट्रीम हो रही है और हमको वो एहसास नहीं होता है कि वो हमारे एजिंग को बहुत एक्सिलरेट कर रही है। फ्यू मेल्स अगर जो इतना अपने लुक्स को मैटर करता है, अदरवाइज अदर्स आर जस्ट लाइक टेक फॉर ग्रांटेड। हम तो मेल है ना, क्या है। सबसे पहले ये बताइए आपकी इतनी स्किन फ्लॉलेस कैसे है? हाँ, क्योंकि मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। जब से हम कोविड के बाद में वर्क फ्रॉम होम वाले कल्चर में गए हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी हर किसी में बाय डिफॉल्ट मिल रही है। टॉप 5 फूड्स स्किन को ग्लो करने के लिए। कुछ खाने से मेरा हेयर नहीं झड़ता है, ऐसा नहीं है, बट मेरे कुछ नहीं खाने से और वो न्यूट्रिशनल पार्ट मुझे नहीं मिलने से मेरा हेयर झड़ने लग गया है। ग्लूटाथियोन आईवी ड्रिप के बारे में थोड़ा बताइए ना, क्या ये हार्मफुल है या फिर सेफ है लेना? अनसुपरवाइज्ड जगह पे जाके आप ड्रिप्स लेंगे तो दिक्कत होगी। जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंटरनली प्रोड्यूस हुआ है उसको कम करने के लिए ग्लूटा ड्रिप्स आर गुड। एंड मेरे पास आते हैं पेशेंट्स जहाँ पर वो बोलते हैं मेरे को व्हाइट होना है, आप वो ग्लूटा ड्रिप लगा दीजिए। इंडिया व्हाइट कलर के बारे में बहुत पॉजिटिव है। लोग कहते हैं कि उसके वजह से कैंसर हो सकता है। आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अमर गोगटे। मैं हूँ अनु गोगटे। आशा करते हैं आप बहुत ही खुश है और पॉजिटिव है। आज के हमारे जो गेस्ट थे डॉक्टर पूजा खान मैम। डॉक्टर पूजा खान एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट है और उनका क्लिनिक है वसई विरार में। बहुत सारे इंसाइट्स हमें स्किन के बारे में मिले हैं कि कैसे आप स्किन को आपके और यूथफुल और ग्लो वाली स्किन कैसे आप रख सकते हो। एक सेलिब्रिटी लुक लाइक आपकी स्किन कैसे रह सकती है। आप सीधी छोटी छोटी घर की होम रेमेडीज यूज करके आप आपकी स्किन को कैसे मेंटेन रख सकते हो। कोलेजन के बारे में देखा, ग्लूटाथियोन आईवी ड्रिप के बारे में, लेजर हेयर रिडक्शन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जो हमने आज के इस एपिसोड में डिस्कस करे हैं। तो अगर आपकी एज 16 से 65 तक हर किसी ने इस एपिसोड को देखना चाहिए। आपको हेल्दी दिखना है, कॉन्फिडेंट दिखना है, ग्लोइंग स्किन के साथ में फ्रेंड्स के सामने जाना है, फैमिली मेंबर्स के सामने जाना है, ऑफिस जाना है, तो आप ये एपिसोड जरूर देखिए। इस एपिसोड को आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैम ने जो नुस्खे बताए हैं, जो ट्रीटमेंट्स उन्होंने रिकमेंड किए हैं, ये 100% आप उनके पास में जाके ट्राई करोगे ये एपिसोड देखने के बाद में। आज का एपिसोड हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डीप डाइव करते हैं आज के इस एपिसोड में। पूजा मैम, वेलकम टू द शो। वेलकम मैम। तो मैम, कॉस्मेटोलॉजी क्या होती है? आप इसमें क्या करते हो एग्जैक्टली? कॉस्मेटोलॉजी, तो कॉस्मेटोलॉजी जो नाम है उसी में लिखा गया है कि कॉस्मेटिक का स्टडी। तो व्हाटएवर इज बिलोंगिंग टू एंटी एजिंग या लुकिंग गुड इज कॉस्मेटोलॉजी। तो हम वो सारी चीजें करती हैं जिससे आपका ब्यूटी जो है वो एनहांस हो जाए। सो दैट इज बेसिकली कॉस्मेटोलॉजी। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट मैम यंगस्टर्स ले रहे हैं कि जो 40 प्लस है वो ज्यादा करके प्रेफर कर रहे हैं? इनफैक्ट ट्रेंड अभी इतना ऐसे चला है कि यंगस्टर्स ज्यादा क्यूरियस हो गए हैं कि हमको एजिंग के इफेक्ट्स नहीं चाहिए। सो आई हैव पेशेंट्स कमिंग ऑलमोस्ट फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 19 to 20 इयर्स कि वो तब से चालू कर रहे हैं कि मेरे को रिंकल्स नहीं चाहिए, मेरे को ये टाइटनेस नहीं चाहिए। जी। सो बेसिकली एक्चुअली इट इज फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 30 बिकॉज टिल द एज ग्रुप ऑफ 30 हमारा बॉडी जो है वो ग्रोइंग फेज में रहता है। आफ्टर द एज ऑफ 30 वी स्टार्ट डिक्लाइनिंग। सो आप अगर उस फेज में दैट इज 25 के एज के बाद में you start taking efforts towards anti-aging, then it works. तो एंटी एजिंग में आप क्या क्या ट्रीटमेंट्स ऑफर करते हो? So anti-aging means आपके एजिंग में क्या क्या इफेक्ट्स हैं. So you see wrinkles, you see dryness of skin, you see sagging of skin, double chin, और वो डलनेस आ जाता है बिकॉज ऑफ ऑल दैट स्ट्रेस दैट यू हैव बीन इनकरिंग ऑल थ्रू आउट। सो आपको एंटी एजिंग में ये सारे जो इफेक्ट्स को हम केटर कर सकते हैं, दैट इज ऑल दैट वी प्रोवाइड इन एंटी एजिंग प्रोग्राम्स। एंटी एजिंग का जो इशू है वो ज्यादातर करके किस एज ग्रुप में पाया जाता है?
See, anti-aging is not an issue. It is a process that you're slowing down. Right. है ना? तो Your aging जैसे is slow. your aging is slowing down. तो आप 25-30 जैसे मैंने बोला, पहले क्या होता था, पहले लाइफस्टाइल इतना स्ट्रेसफुल नहीं रहता था, तो आपके जो ये एजिंग सिम्टम्स थे वो काफी लेट आते थे. आई थिंक 25 से 30 के बाद में ही आपको दिखता है. अब का जो यंगस्टर्स का है जनरेशन इतना स्ट्रेस ले रहा है हर चीज के लिए कि ये एजिंग जो इफेक्ट्स हैं आपको बहुत अर्लियर दिखने लग गए हैं. So that is what. So you start taking care of your skin and your hair way before now. Otherwise it would be like 35-40 तक भी लोग healthy, skin good सब रहते थे, बाल एकदम घने. You must have seen, आपने हमारे जो पहले के generations है, they didn't have those issues. But हमारे generations में ये सारे issues आ रहे हैं because हमारा lifestyle is not cooperative. सो एंटी एजिंग का वो कंसेप्ट आ गया है कि आप ये सब अवॉइड करिए. हाँ, और मैम अगर कोई रिंकल्स का ट्रीटमेंट लेने के लिए आपके पास में आता है तो क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसका होता है? See, wrinkles, first of all, what we have to understand is उसको क्यों आ रहा है, what is his age. पहले तो ये देखना, अगर वो ऑलरेडी 40-50s है और उनको wrinkles आ रहे हैं तो that is part of aging. So we cannot help in that. Right. But when you know that he's just 30 or 40 and still having wrinkles, so then we have to take a deep history कि कैसा lifestyle है, stress है, smoking है, alcohol है, sleepless nights हैं, all these things से क्या होता है, आपकी skin को recovery time बहुत कम मिलता है. Right. और उस चक्कर में कैसा रहता है, wrinkles वगैरह सब फॉर्म होने लग जाते हैं. तो अब मेरे को क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड आउट द कॉज कि क्या कॉज है, एंड वी हैव टू आस्क देम टू स्टॉप दोस things that are instigating those things. Basic lifestyle changes को करना है. Lifestyle changes, and then you can go for therapies. Like we have many therapies, like PRP therapy is there, जहाँ पर कोलाजन को बूस्ट करते हैं. तो wrinkles is what, skin tightening हो रही है, hollowness आ रहा है आपके skin में, तो आपको उसको fill up करना है. So you have many techniques. So one is PRP, one is mesotherapy, microneedling. So there's a list of treatments that you can offer, but that depends on how that patient is, what are the complaints, etc. Laser, HIFU, many things are available. सारी थेरेपी के बारे में हम सब कुछ आराम से सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे बताइए, अगर मुझे मेरे स्किन को एनालाइज करना है कि मेरी स्किन कैसी है, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ? See, generally कैसा रहता है, घर पे जब हम देखते हैं तो at home when you sit and analyze, one is you at home you analyzing, दूसरा है कि आप किसी डॉक्टर को जाके मिल रहे हैं और आप फिर एनालाइज कर रहे हैं. So at home हमको हमारे फेस का टेंडेंसी देखना चाहिए कि ऑयली है, ड्राई है. फिर आप घर बैठे पैच टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि कैसा रहता है, कभी कभी सुबह उठ के लोग मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं एंड देन सडनली दे आर फुल ऑयली, पूरा फेस उनका टी जोन में ऑयल हो रहा है. सो यू कम टू नो कि माई स्किन इज रिएक्टिव टू सर्टेन प्रोडक्ट्स. मैं ऑयल सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है जब मैं ये प्रोडक्ट को अप्लाई कर रही हूँ. हो सकता है कोई प्रोडक्ट को आप अप्लाई कर रहे हैं और आपका स्किन जो है एकदम खिंचा हो, जैसे आफ्टर अ फेस वॉश यू फील कि अपना स्किन जो है एकदम टाइट हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, ड्राइनेस हो रहा है. सो दैट्स हाउ वी ट्राई टू मेक आउट व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ द मिरर and you try to analyze why is this oily, why is that shine on the face. Plus we get patch test. तो patch test कैसा रहता है, it's just like you put a patch on the skin and you understand कि अच्छा इधर मेरा oiliness कम है, इधर मेरे को नाक में ज्यादा आ रहा है, चिन में ज्यादा आ रहा है, बट मेरे फोरहेड में मेरे को कोई दिक्कत नहीं. सो वो पैच टेस्ट करके आपको समझ में आ जाएगा कि ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है या ऑयली स्किन है. बट ये पैच क्या होता है मैम? पैच जो रहता है आपका, जैसे हम टिश्यू पेपर जैसा रहता है, इट इज जस्ट दैट मटेरियल, लिटिल थिकर वर्जन, बटर पेपर काइंड ऑफ थिंग. तो उसमें कैसा है, इट एब्जॉर्ब्स द ऑयल. सो ऑयल एब्जॉर्ब होने से उसका जो है कलर जो है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाता है. सो यू कम टू नो कि इट इज ऑयली और ड्राई. सो यू हैव टू टच द वेरियस जोन्स ऑफ योर फेस, फोरहेड, चीक जोन, चिन जोन, योर नोज. दैट्स व्हेन you will understand कि what is oily and what is dry. और ये नॉर्मल मेडिकल स्टोर में मिल जाए? यस, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल रहते हैं स्किन पैचेस, जो आप ऑर्डर करके आप यू कैन डू इट एट होम इटसेल्फ. यूजुअली मुझे पता नहीं है ना मैम, मैं ये सब कभी किया नहीं है मैंने. बट आपने जो अभी पॉइंट मेंशन किया ना कि कभी कभी फेस वॉश यूज करने के बाद में चेहरे में खिंचाव लगता है या ड्राई लगता है, तो मुझे मैम मेरे साथ में बहुत बार होता ही है कि मैंने एक ब्रांड का नाम अगर मैं बोल दूं तो क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश मैं यूज करता था पहले. जैसे ही मैं फेस वॉश कर लेता उससे ऐसा लगता है कि स्किन बहुत ऐसे अनइवन लग रही है, खिंचाव जैसा लग रहा है. फिर मैं इससे नेविया लेता हूँ और नेविया लगा के बैठ जाता हूँ कि यार नहीं, मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है. तो आइडियली मैंने वो प्रोडक्ट यूज करना बंद करना चाहिए, राइट?
राइट अगर आपको बहुत एक्सट्रीम ड्राइनेस होता है तो यस यू हैव टू स्टॉप बिकॉज देर आर वेरियस अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो. कैसा रहता है, हो सकता है वो प्रोडक्ट आपको सूट कर रहा है, मुझे नहीं कर रहा है, इनको कर रहा होगा. सो हर प्रोडक्ट हर इंडिविजुअल को डिफरेंटली रिएक्ट करता है. सो इफ दैट प्रोडक्ट इज कॉजिंग ड्राइनेस, एक्सट्रीम ड्राइनेस, तो यू क्विट दैट प्रोडक्ट. अदर थिंग इज इफ इट इज नॉट कॉजिंग यू एक्सट्रीम ड्राइनेस, आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा बहुत है खिंचाव चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, then the second step that is the most important is moisturizer, which लोग जो हैं उसको steps को important नहीं समझते हैं, जबकि it should be included in your routine. फेस वॉश के बाद में आपको मॉइस्चराइजर लगाना ही है, डोंट अवॉइड इट बिकॉज. लेकिन अगर मेरी स्किन ऑयली है तो मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी तो और ऑयली हो जाएगी. नहीं, ये एक मिथ है. जब आपका स्किन ऑयली है, यू हैव अदर प्रोडक्ट्स जो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो वो आपको यूज नहीं करना है. जहाँ थिक मॉइस्चराइजर्स है आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि उससे आपको स्वेटिंग और हो जाएगी. बट अगर आप लाइट वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज करते हैं तो वो क्या, वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है, आपको इतना ऑयलीनेस नहीं देगा, प्लस वो आपके हाइड्रेशन को भी टेक केयर लेगा. अच्छा. सो यू शुड नॉट स्किप योर मॉइस्चराइजर वेदर इट इज ऑयली स्किन और ड्राई स्किन. मैम मेरे लिए सवाल है और मेरे लिए हर एक मेल के लिए सवाल होगा ये, एक मेल ने स्किन केयर रूटीन मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक क्या रखनी चाहिए? मेल को तो रखनी ही चाहिए. आई टेल मेल इज समबडी, वो इग्नोर करते हैं ये चीजों को. बहुत फ्यू मेल्स आते हैं जो इतना अपने लुक्स को मैटर करते हैं, अदरवाइज अदर्स आर जस्ट लाइक टेक फॉर ग्रांटेड. हम तो मेल है ना, क्या है, ऐसा है, हमारा तो स्किन रफ है ना. बट एक्चुअली दे नीड अ लॉट ऑफ केयर बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग, दे आर गोइंग आउटसाइड, सो मच ऑफ एक्सपोजर, डस्ट, स्ट्रेस, many things, and plus their habits, right? So you have to take care. अब क्या routine है? Basic routine. Now see, if I give a 10 step 12 step routine, maybe a female will still follow consistently, but a male will not follow. He needs simple solutions. एक फटाफट बताओ मुझे, 5 मिनट में हो जाए और मैं निकल जाऊँ, that kind of attitude. So आपके routine में you have to include your face wash, you have to include your moisturizer and sunscreen. You cannot miss these 3 steps. Okay, now that is for your day. Then if you're traveling outside, you're frequently on field, then the sunscreen application has to be repeated. Okay. क्योंकि जो सन से हमको डैमेज हो रही है वो बहुत एक्सट्रीम हो रही है और हमको वो एहसास नहीं होता है कि वो हमारे एजिंग को बहुत एक्सिलरेट कर रही है. सो हमको सनस्क्रीन इज अ मस्ट, डबल री एप्लीकेशन इज अ मस्ट. अब रात को जब आते हैं तो फेस वॉश या it's a must, you can't skip. And if you're wearing makeup, you definitely cannot skip. If you're into a model industry where you have to put makeup, then you cannot sleep with your makeup. So these 3 steps. Now basically if you're in the age group of say 20s to 30s, then you start including serums in your routine, like vitamin C serum, niacinamide. अब विटामिन सी को लेके कभी कभी कुछ इश्यूज रहती हैं, किसी को सूट होती है, किसी को नहीं होती है. सो आप उस प्रोडक्ट को 1 at a टाइम लगाइए. जैसे जस्ट टू अंडरस्टैंड, अभी किसी ने रील देख लिया और बोला कि हाँ ये 4 प्रोडक्ट्स हमको लगाना है, और आपने सारे प्रोडक्ट्स एक साथ लगाना चालू कर दिए और उसमें से एक प्रोडक्ट आपको नहीं सूट कर रहा है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड which one. So you go slow. Everything has to be consistent. You go slow. Vitamin C, niacinamide are very good products for the initial days of 25 to 30. Once you're crossing 30, then you slowly start including retinol. So retinol has very good effects, but in slower amounts. जैसे आपने थोड़ा थोड़ा लगाया, वीकली थ्राइस लगाया, उसके बाद में आप उसको डेली बेसिस पे लगाना चालू कर दीजिए, तो योर स्किन गेट्स यूज्ड टू इट. सो दीज 3 प्रोडक्ट्स शुड वर्क. मैं पूछता हूँ मैम, विटामिन सी सीरम जो है कैसे स्किन पे लगाना चाहिए, उसके क्या इफेक्ट्स होंगे और कौन सा प्रोडक्ट आप रेकमेंड करते हो? सी विटामिन सी जो है वो थोड़ा सा ड्राईनेस कॉज करता है स्किन में. सो बेसिकली उसको हम लोग मॉर्निंग्स में लगाते हैं, एंड आपके फेस वॉश के बाद में यू कैन डायरेक्टली अप्लाई इफ यू डोंट हैव अ ड्राई स्किन. ओके, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम ड्राइनेस, देन इट इज प्रिफर्ड दैट यू पुट अ मॉइस्चराइजर फर्स्ट,
हल्का मसाज कर दीजिए मॉइस्चराइजर से। जब आपका मॉइस्चराइजर एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद में आपने सीरम्स 1 ml ले लिया हाथ में एंड देन जस्ट यू अप्लाई, कुछ मसाज कुछ नहीं, जस्ट अप्लाई करके उसको छोड़ दीजिए, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, दैट्स इट, देन यू आर डन। इफ यू स्टिल फील कि इट्स इचिंग या आपको थोड़ा सा और ड्राइनेस हो रहा है, यू कैन स्टिल ओवरलैप इट विद मॉइस्चराइजर अगेन। सो मॉइस्चराइजर इज योर सेफ्टी गियर। आपको कुछ भी इरिटेशन हो रहा है आप मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। बट आपको क्या ध्यान रखना है कि कैसे रहता है, कभी कभी विटामिन सी की वजह से आपको इरप्शंस आते हैं स्किन में, ओके, तो दैट इज ऑल्सो नॉर्मल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बिकॉज आपका स्किन जो है वो रूटीन में आने की कोशिश कर रहा है, यूज टू होना चाह रहा है वो विटामिन सी से। सो अब आप उसको स्लोली स्लोली लगाएंगे, 1 हफ्ते भर देखेंगे, देन इट विल सेटल डाउन। सपोज इट इज नॉट सेटलिंग डाउन एंड इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पिंपल्स और एक्ने, देन दैट्स अ रेड सिग्नल वेयर यू हैव टू स्टॉप एंड यू शुड नॉट यूज दैट प्रोडक्ट अगेन। और उसके फायदे क्या होते हैं, मतलब इफेक्ट्स आपको कैसे कैसे दिखने स्टार्ट होंगे? इफेक्ट्स आपको ग्लो दिखेगा, आपको कोलेजन में बूस्टअप दिखेगा, तो आपको एक टाइटनेस दिखेगी स्किन में, जो आपको फेस के स्किन में आपको एक थोड़ा सा टाइटनेस दिखने लग जाएगा, ग्लो दिखने लग जाएगा, आपकी स्किन जो है वो थोड़ा सा क्लियर होने लग जाएगी, पिगमेंटेशन मार्क्स हल्के फुल्के जो है वो क्लियर हो जाती है। सी नाउ दीज आर नॉट कैसा है, विटामिन सी इज जस्ट वन प्रोडक्ट विच विल वर्क इन वन वे to take care of your skin concern, but it has to be an approach. आपको multiple approaches use करके आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना रहेगा। सो जस्ट विटामिन सी से मेरा पिगमेंटेशन क्लियर हो जाएगा, इट्स नॉट दैट वे। कौन सा प्रोडक्ट आप रेकमेंड करते हो? राइट, सो विटामिन सी में आपके पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास मिनिमलिस्ट है, ऑर्डिनरी है, सब प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हाट आई प्रेफर इज मिनिमलिस्ट, ऑर्डिनरी, इनके साथ में ज्यादा मेरे को वो सूट करते हैं, आपको सूट करता है? तो आई स्टिक टू देम। रेस्ट इज anything, see any product, that's what at the end it has to go for the patch test. आपको वो ट्राई करना पड़ेगा आपके स्किन पे। हो सकता है it's the best and the most expensive product, but it's not working for you. Right. It's not working for your skin type, so then you have to make that decision. You can't go भेड़ चाल में नहीं चढ़ सकते, उसको भी हो रहा है तो मेरे को तो होना ही है, ऐसा नहीं है। मैं भी यूज करूंगा, that doesn't happen. कभी-कभी स्किन केयर में ये हो जाता है ना कि जैसे हम फ्रेंड्स एक दूसरे को रेकमेंड करते हैं कि मैंने ना ये सनस्क्रीन लगाया है, बहुत अच्छा है, तू भी यूज करके देख ले, लेकिन होता है उसकी स्किन अच्छी, मैं लगाऊं तो मेरी स्किन और ज्यादा ऑयली हो जाती है या फिर इरिटेट हो जाती है, वो भी होता है। मेरा सिंपल लिप बाम का था, तो मेरा फ्रेंड वैसलीन यूज करता है, तो वो हम अगर कभी पार्टीज के लिए गए या गेट टुगेदर्स के लिए गए, हमारे वैसलीन ले लगा ले, मैं वैसलीन लगा रहा हूँ लेकिन मुझे वो फील नहीं आ रहा है। अब मैं बोरोलिन यूज करता हूँ तो बोरोलिन से मुझे अच्छी फील आती है, लेकिन उसका रिकमेंडेशन अलग है कि नहीं तू इसी प्रोडक्ट का यूज कर। हर प्रोडक्ट अपने आप में एक दूसरे के लिए डिफरेंट बना है, स्किन टू स्किन डिपेंड करता है। और अभी तू तेरा वाला सवाल, हाँ, नायासिनामाइड के बारे में जो आपने कहा थोड़ी देर पहले, तो नायासिनामाइड अगर अप्लाई करना है तो वो कितने परसेंटेज में करना होगा, और या फिर ऐसे डायरेक्टली काउंटर पर जाके मैंने बाय किया और घर पर आके लगा लिया, वैसे करना है? सी आप काउंटर पे जाके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है, रील्स बहुत अवेलेबल है, मार्केट में बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन गो अहेड, बट यू हैव टू टेक केयर कि हाउ डू आई टेक इट इनटू माय लाइफ। So start with, to be on the safe zone, start with lower concentrations, 5%. Okay, 5% का आपने नियासिनामाइड लिया है सपोज, तो आप उसको यूटिलाइज करिए, टेक इट फॉर एटलीस्ट अ मंथ। वंस यू आर यूज्ड टू इट, यू थिंक हाँ अभी कुछ मेरे को डिफरेंस भी नहीं दिख रहा है, इट्स द सेम थिंग, देन यू कैन अप वॉल्यूम। अच्छा, आप 10% पे चले जाइए, 15% पे चले जाइए, उसके बाद में यू स्टॉप। Then what you do is you add in more components, like retinol को हमने ऐड कर दिया हमारे रूटीन में। So basically suppose you start with vitamin C, then you start off with niacinamide, start off with their combination कि हाँ it is working for me, then after 3-4 months you will realize कि अभी वो ग्लो नहीं दिख रहा है मेरे को, maybe my skin has got used to it, then you start using retinol. चेंज करना है, चेंज इज द की। आप ऐसे 3 महीने और कंसिस्टेंट रहना है। चेंज इन द सेंस कॉम्बिनेशन आप चेंज कर सकते हैं, ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट कि समथिंग हैज टू गो। जैसे अभी आप विटामिन सी नियासिनामाइड सुन रहे हैं, रेटिनॉल सुन रहे हैं, अब है कि पेप्टाइड्स यूज करिए, स्नेल म्यूसिन यूज करिए, सो दे आर ऑल हायर एंड्स। तो एटलीस्ट आप पहले बेसिक तो चालू करिए, आप उससे कंसिस्टेंट हो जाइए, फिर आप ये सारी चीजें चालू करिए। और नियासिनामाइड स्किन के ऊपर क्या इफेक्ट्स लाता है? गुड इफेक्ट्स, उसके भी पिगमेंटेशन इश्यूज आपके सॉल्व होते हैं, कोलेजन सॉल्व होते हैं, एंड इट इज नॉट दैट
स्ट्रॉन्ग एज विटामिन सी, थोड़ा जेंटल है आपके स्किन पे, तो विटामिन सी के फिर भी आपको रिएक्शंस और नॉट सूटिंग वाला इश्यूज आता है, बट नियासिनामाइड में नहीं होता है, लगभग सबको वो सूट कर जाता है, वेरी फ्रेंडली इट इज, सो इट इज गुड टू स्टार्ट। गुड टू स्टार्ट। यंगेस्ट टू यंगेस्ट एज ग्रुप में क्या आपके पास में कंप्लेंट स्किन की लेके आते हैं बच्चे? मेरे पास 2 आई थी रिसेंटली। एक तो था कि मोल निकालना है, ओके, स्किन टैग, बिकॉज किड्स आर बुलिंग दैट चाइल्ड, सो शी वाज टू यंग, शी वाज 5 to 6 years, so I know she is worried, I know the students or her friends are bullying her, but that is not the age where it should matter. More than her, it was her parents who were getting worried about it. अच्छा, concern कि क्या होगा, इसका आगे का क्या होगा, ऐसे बढ़ जाएगा, तो मतलब वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, साइंस इतना एडवांस हो गया है कि हम सॉर्ट आउट करके दे देंगे, बट दिस यंग एज इज नॉट द राइट एज टू गो अंडर द नाइफ, बिकॉज बेबी स्किन है अभी भी, बेबी स्किन है। लेजर हेयर रिडक्शन करने आते हैं जो बच्चियां हैं, ऑलमोस्ट दे हैव जस्ट रीच्ड प्यूबर्टी एंड दे वांट टू डू लेजर हेयर रिडक्शन, सो वो थोड़ा सा वरीसम लगता है, बिकॉज आपको थोड़ा सा अपने बॉडी को भी टाइम देना चाहिए कि वो हॉर्मोन्स को सेटल करे। Once you're 22, 23, then you start going for cosmetic surgeries, any treatment. But before that, let the body settle down. We should give time. तो मैम, मस से निकालने के लिए होम रेमेडी क्या होगी घर बैठे बैठे अगर मुझे करना है तो? मस से निकालने के लिए होम रेमेडी नहीं रहती है, बट यस, छोटे मोल्स, बड़े मोल्स, बहुत सारे मोल्स मैटर करते हैं। और कैसा रहता है जनरली मोल्स का, ये भी देखा गया है कि इफ यू आर प्री डायबिटिक, कभी कभी उसके वजह से भी मोल फॉर्मेशन होता है, सो यू हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉज। तो ऐसे ही हम होम रेमेडीज करके आप नहीं कर सकते। मार्केट में आपके पास पैचेस अवेलेबल है जो लगा के भी मोल निकल जाता है। हाउ इफेक्टिव दे आर, दैट इज द थिंग, बिकॉज दे कैन इवन रीअकर, एक जगह से होके आपको दूसरी जगह आ गया है, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ योर प्री डायबिटिक स्टेटस और एनी अदर लाइफस्टाइल कंडीशन दैट यू आर हैविंग, एंड इट इज जस्ट अ सिम्टम दैट इज कमिंग आउट। So what I prefer is the surgical removal. आप थोड़ा सा, आपको hardly 10-15 minutes का प्रोसीजर है, but then you're cleared off. ओके, बट मैम तभी भी देखिए कभी कभी क्या हो जाता है कि घर बैठा हुआ इंसान है, उसको मोल से वॉट से स्किन टैग्स है और वो उसको निकालना है, बट ही कैन नॉट अप्रोच अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट फॉर दैट। सो वो पैच जो आपने बताया था, क्या एग्जैक्टली वो कर सकता है घर बैठे बैठे, और अगर उससे पैच से नहीं निकलता है देन ही विल अप्रोच अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। राइट। सो वॉट में कैसा रहता है, वॉट्स भी है, छोटे स्किन टैग्स हैं, बड़े स्किन टैग्स हैं, ओके। तो स्किन टैग्स में अभी वो आजकल क्या आने लग गया है, दे हैव दिस कोन काइंड, यू नो, द कोन में निकालते हैं, पैच डालते हैं और फिर वो पिघल जाता है अंदर ही, और जैसे ही आप पैच निकालते हैं तो वो आ जाता है। अब वो साइज पे है, आप बड़े स्किन टैग्स को उससे नहीं ट्रीट कर सकते, छोटे छोटे स्किन टैग्स जो आते हैं वो उससे ट्रीट हो जाते हैं। ये मार्केट में अवेलेबल हैं कुछ प्रोडक्ट्स, पैचेस जैसे, जो आप डालते हो एंड इट इमल्सिफाइज, मेल्ट कर देता है उसको, एंड देन इट कम्स ऑफ। ऐसा तो उसके रूट को वो थोड़ा सा वीक करके उसको निकाल दे। बट कितना टाइम लगता है? You have to keep it for more than 24 hours. Okay. Okay, उसके बाद में आप उसको निकाल के देख लीजिए कि कैसा है, कितना इफेक्टिव है, क्योंकि वही है, रूट कितना डीप है, वो आप गेस वर्क ही कर रहे हैं वहां पर। सो इट माइट बी इफेक्टिव एंड समटाइम्स इट माइट नॉट बी, डिपेंडिंग ऑन हाउ डीप इट इज, और इट्स जस्ट सुपरफिशियल, तो वो तभी का तभी निकल जाए। एंड इफ इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, विजिट अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। दैट इज तो डेफिनेटली एन ऑप्शन, अगर आपके पास आना चाहिए। जी जरूर। अगर मोल्स के लिए आप लेजर ट्रीटमेंट करवाते हो किसी का, तो क्या दोबारा मोल्स आते हैं या फिर जगह चेंज हो जाती है? चांसेस कम है कि मोल्स वापस रीअकर नहीं होते हैं, प्रोवाइडेड हमारा क्या अप्रोच रहता है कि हम रूट कॉज को फाइंड आउट करें, तो यू विल स्टार्ट ट्रीटिंग, तो आपको वो फिर वापस रीअकर नहीं होता है। तो मोस्टली 90% रहता है कि वो रीअकर नहीं होता है, वंस इट्स गॉन देन इट्स गॉन। बट मोल्स होते क्यों है मैम? मोल्स का कोई एज सच रिसर्च नहीं है, वो कोई उसका अभी तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं आया है कि जैसे ये करने से ही मोल्स हो रहा है, या इट इज मोर ऑफ जेनेटिक ऑल्सो, इट्स मोर ऑफ डायबिटिक ऑल्सो, एंड इट्स मोर ऑफ हार्मोनल चेंजेस ऑल्सो, मेनी थिंग्स। बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जैसे कैंसर हम बोलते हैं कि वी डोंट नो द एग्जैक्ट रूट कॉज कि हाँ ये इसके वजह से ही होता है। मेनी टाइम्स कुछ नहीं करके भी आपको हो जाता है, सो इट्स दैट वे। फ्रिक्शंस की वजह से भी होता है कई बार। यस यस, एनी टाइम, दैट्स व्हाट, दीस आर दोस अप्रोचेस, assumptions कि इसके वजह से भी होता है, इसके वजह से भी होता है, that kind of thing. सनस्क्रीन के बारे में आपने बताया, तो सन एक्सपोजर से जो हमारी स्किन है वो डैमेज होती है या फिर बर्न होती है?
सन एक्सपोजर से हमारी स्किन जो है वो पहले तो डैमेज होना शुरू होती है। उसके बाद में अगर आप कांस्टेंट हो, जैसे आप बीच पे गए हो और फिर आप लेटे ही हो एंड यू आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ प्रिकॉशंस, तो डेफिनेटली एट टाइम्स बर्न भी होता है। अच्छा। तो आपको एकदम स्किन टैनिंग के नेक्स्ट लेवल पे भी जाता है, वेर यू हैव बर्न्ट योर स्किन एंड कम, दैट इज टू द एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। अच्छा। वेराज अभी हमारे लाइफ में जो हो रहा है इट इज डैमेज, कि हम स्लो एंड स्टडी, वो डैमेज हो ही रहा है स्लो एंड स्टडी। इट इज नॉट दैट विजिबल कि आज मैं धूप में गई तो कल हो गया। एक टैनिंग रहता है जो आपको दिख जाता है। बाकी जो एजिंग इफेक्ट्स हैं, आपके जो रिंकल्स हैं, ड्राइनेस है, वो जो डलनेस आ रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मोस्टली बिकॉज ऑफ द सन एक्सपोजर, जो हमको अवॉइड करना चाहिए। सन एक्सपोजर के अलावा जो हम डिजिटल एक्सपोजर है हमारा, ब्लू स्क्रीन एक्सपोजर जो है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि कई बार से लोग मेरे को क्या बोलते हैं पेशेंट्स की, मैं तो बाहर जाती ही नहीं, मैं तो घर से वर्क फ्रॉम होम हूँ, तो मुझे तो सनस्क्रीन की क्या जरूरत है। बट वो जो डिजिटल ब्लू स्क्रीन का जो इफेक्ट आ रहा है आपको, दैट इज ऑल्सो इम्पैक्टफुल, तो उससे बचना भी जरूरी है। So even if you're at home, I tell them at least once so you have to apply sunscreen. Later on you don't reapply, not an issue, but if you're at home, at least minimum once while also you have to apply sunscreen. अच्छा, मॉर्निंग में अगर सनबाथ लेते हैं तो सन डैमेज से स्किन का कुछ नुकसान होता है? हाँ, सन डैमेज होता है ना स्किन। अभी देखो वो एक शौक है। मॉर्निंग में अगर 7:30-8 बजे जैसे कहा जाता है कि विटामिन डी के लिए आपको सनबाथ लेना है, दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर यू कैन टेक, दैट इज नॉट पीक सनलाइट। पीक सनलाइट इज स्टार्टिंग ओनली आफ्टर 11-12 noon where it's right on your head. बाकी जो मॉर्निंग का सन है वो इतना हार्श नहीं है, प्लस द वेदर इज ऑल्सो नॉट दैट हार्श, इट इज लिटिल ऑन द कूलर साइड. So that is okay, that you can manage, and that is good in fact, because that kind of exposure is required for vitamin D, which most of us are suffering from. जब से हम कोविड के बाद में वर्क फ्रॉम होम वाले कल्चर में गए हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी हर किसी में बाय डिफॉल्ट मिल रही है। So it is important. तो मॉर्निंग सन इज गुड, बट ये जो आपका आफ्टरनून सन है आफ्टर 12 जो भी सन एक्सपोजर है, दैट इज नॉट गुड. ओके, इंडिया की कोई टॉप 3 ऐसे सनस्क्रीन ब्रांड्स है जो आप रिकमेंड करोगे? सी इंडिया के ब्रांड्स में आई थिंक सेटाफिल का ब्रांड अच्छा है, डर्माको के ब्रांड्स अच्छे हैं. ओके, माय पर्सनल फेवरेट इज एक्चुअली यूवीडॉक्स, हीलियोकेयर, ये सब थोड़े बाहर के ब्रांड्स हैं, बट देन दे वर्क रियली वेल, सो दैट्स गुड. बाकी ऐसे करने को तो जॉय का भी सनस्क्रीन चल जाता है, बट इट्स अपॉन योर स्किन. बट आई वुड प्रेफर सेटाफिल ऑन ऑल, थोड़ा सा जेंटल जाता है वो, सो इट इज गुड. पिंपल्स थोड़ा सा बहुत वास्ट इशू हो जाता है. लोगों को लगता है कि सिर्फ पिंपल ही है, पिंपल तो क्या है. तो एक्चुअली पिंपल के पीछे बहुत बड़ा राज छुपा रहता है कि क्यों आ रहा है इसको पिंपल, ऐसे हो जाता है. एंड देयर आर वेरियस स्टेजेस फॉर पिंपल, जैसे ग्रेड 1, 2, 3 वी स्टेज देम. तो इनिशियली इट इज जस्ट द व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स जो स्किन में होता है, जिसको हम इग्नोर करते हैं, जबकि आप उसको मिनिमल होम रेमेडी से या होम स्किन रूटीन से आप उनको अवॉइड कर सकते हैं. इनको अवॉइड नहीं किया, सो देन नेक्स्ट स्टेप में आप पहुंच जाते हो जहां पर आपने उसको इन्फेक्ट होने दिया. जैसे अनहाइजीनिक, आप फेस वॉश नहीं कर रहे हैं, डस्ट में जा रहे हैं, मेकअप डाल रहे हैं, एंड यू आर नॉट वॉशिंग योर फेस. तो जब ये पोर्स इन्फेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो एक्ने के स्टेज में बिल्टअप होना चालू हो जाता है. पोर्स के अंदर आपके पस डेवलप हो जाते हैं, देन इट बिकम्स द फुल ग्रोन पिंपल जहां पर आपको दर्द हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, एंड देन लास्ट स्टेज इज वेयर योर द होल फेस इज इनटू पिंपल्स एंड एक्ने, यू कैन से. So treatment wise you have to go on which stage the client is coming to you. What I prefer is कि आप basic stage में ही चालू करो. जब आपके पास white heads and black heads का issue है तो you start off with home remedies ना. You keep your skin clean. You can use multani mitti to a certain extent. You can use salicylic acid as your serum in your skin routine. तो उससे भी आप काफी अवॉइड करते हैं. या फिर कोई फेस वॉश जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो, तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट लाता है फॉर व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स. सो दैट अगर आप थोड़ा सा इंक्लूड करते हैं तो यू कैन अवॉइड द इरप्शंस ऑफ पिंपल. तो वो हाइजीन भी मेंटेन हो जाता है. अच्छा. अब अगर आप सेकेंड स्टेज पे आ रहे हो, देन देयर इज अ स्पेक्ट्रम कि हम क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं. सो वी कैन गिव लेजर ट्रीटमेंट्स.
You have Q switch laser, you have carbon lasers. तो ये सब different lasers हैं जो आप use कर सकते हैं जिससे inflammation को control किया जाता है and white heads अगर black heads है उनको भी close किया जाता है तो but it is a process, it doesn't happen in a day. हाँ एक सेशन में हो गया ऐसा नहीं है, repeated sessions रहते हैं, उसके बाद में फिर आप उसका लाभ उठा सकते हैं बेसिकली. सो लेजर्स डिफरेंट लेवल्स के आते हैं, उसमें आप ट्रीटमेंट कर सकते हो. उसके अलावा व्हाट आई सी इज कि देयर आर 3 C's. What is your concern? What is your cause? And are you consistent or not? तो ये 3 C's बहुत important है. तो once you know कि cause क्या है तो accordingly treatments फिर दिए जाते हैं. Pimples actually I can speak for hours on pimples. ऐसा है because people just come randomly कि मेरे को तो पिंपल हो रहा है, but when I'm taking their history, so all the things are out of place. No sleeping pattern, stress up to the highest level, anxiety on everything. मतलब हर एक बंदा तो ऐसे अलार्म रख रहा है हर चीज के लिए, मेरे को अभी ये डेडलाइन है, मेरे को वो डेडलाइन है, मुझे 2 बजे पहुंचना है. So that stress hormones are constantly inside your body. उस चक्कर में आप खाना पीना अच्छा नहीं कर रहे हैं, उस चक्कर में आपका कोई रूटीन नहीं है, टाइम नहीं है, जंक फूड है, एंड अल्टीमेटली योर गट हैज गॉन फॉर अ टॉस. अब गट इज समथिंग जिससे ही आपको पूरे बॉडी को न्यूट्रिशन मिल रहा है, आपकी स्किन को मिल रहा है, हेयर को मिल रहा है, एंड यू लुकिंग गुड. अब न्यूट्रिशन ही वहां पर गड़बड़ है तो फिर आप क्या ही करोगे, तो फिर आपको एक्ने वगैरह आएगा. तो जब तक आप वो कॉज को नहीं सेटल डाउन करते हो, सो मतलब मेरा ट्रीटमेंट अप्रोच कैसा रहेगा कि आप पहले तो टाइम पे उठो, फिर आप पहले टाइम पे खाओ खाना, है ना, उसके बाद में आप कॉन्स्टिपेटेड हैं क्या, इज गट एन इशू फॉर यू. तो जब वो आप सॉर्ट आउट करोगे, गट इशू सेटल होगी, आपकी न्यूट्रिशन सेटल होगी, तो जो मेडिसिन भी हम दे रहे हैं तो एब्जॉर्ब होगा. अब गट ही प्रॉब्लम है तो फिर कैसे होगा. सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. बाकी बेसिक रूटीन से यू कैन कंट्रोल एक्ने. एंड इफ यू से कि नहीं मेरा ट्रीटमेंट लेने से मेरे को एक्ने आएगा ही नहीं, सो दैट इज एक्चुअली रॉन्ग टू से, क्योंकि एक्ने आ सकता है, आपका भी कोई रूटीन फिक्स नहीं है, यू आर ऑल्सो नॉट कंसिस्टेंट. तो एक आधा एक पिंपल आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है. आई थिंक इट शुड नॉट बी एन इशू, बट वी शुड नो बहुत ज्यादा हो रहा है तो कंसर्न वाला फैक्टर है. yes yes Because it will spoil your skin in the coming future. yes. मैम मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक कैसे बनाते हैं और वो पिंपल्स के लिए कैसे हेल्पफुल होता है? ओके, सो मुल्तानी मिट्टी जो है आपको रेडीमेड मिल जाती है मार्केट से, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं उसको. बट बेसिक स्टेप्स क्या हैं मुल्तानी मिट्टी लगाने के? पहले तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी क्लीन. सो आपका फेस जो है आपको क्लीन करना है आपके फेस वॉश से, जो रिकमेंडेड है, वेदर इट इज सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, जो भी है आप फेस वॉश यूज करिए, क्लीन करिए फेस को, पैट ड्राई करिए. ओके, मेक श्योर यू आर टाइंग योर हेयर अप. नहीं तो कैसा होता है, मुल्तानी मिट्टी आप लगाएंगे तो आपके हेयर में वो चिपक जाएगा, फिर जब वो ड्राई होके आप निकालने जाएंगे तो वो थोड़ा और ट्रॉमेटाइजिंग हो जाता है. So make sure your hair is tied up, clean, and then pat dry, and then you have to take a bowl where you put at least 2 tablespoons of multani mitti and you add proportionate 2 tablespoons of rose water. Mix it well till it becomes a smooth paste. एक बार वो स्मूथ हो गया, उसमें गड्ढे दरारें नहीं हैं, तो फिर आप उसको स्मूथ पेस्ट होने के बाद में अपने एक थिन लेयर को अप्लाई करिए. ना कि एकदम मोटा उसको एकदम हमने थोप दिया, ऐसा नहीं, जस्ट अ थिन लेयर ऑफ मुल्तानी मिट्टी. कीप इट फॉर अराउंड 15 to 20 minutes or till it gets dry. Whichever is before. And once it's dry, then you can take rose water only, take a cotton swab and then clean it slowly. Rather than washing and rubbing it off, just clean it slowly. Plus dryness की वजह से अगर आपके फेशियल हेयर में भी वो चिपका हुआ है तो फिर भी वो आराम से निकल जाएगा and it will not cause trauma. नहीं तो फेशियल हेयर पुल होने की वजह से भी आपको फिर से एक्ने हो सकता है. So I think that should be clean enough and make sure that it is clean. So आप उसके बाद में after you have swiped it off, then you wash it with water and that should be good. अगर मुल्तानी मिट्टी डालने के बाद आपको लग रहा है कि नो नाउ माई स्किन इज स्टिल फीलिंग ड्राई, या बहुत ऐसे लग रहा है कि कुछ एकदम खाली लग रहा है फेस, सम एम्प्टीनेस, समथिंग इज मिसिंग, देन you can always apply a moisturizer post that. Some water based moisturizers, lightweight, not thick creams. और इसका क्या इफेक्ट होता है मैम स्किन के ऊपर मुल्तानी मिट्टी का?
See, it acts like a cleanser. तो आप बेसिकली इट्स अ ऑर्गेनिक क्लेंजर आप बोल सकते हो, एक नेचुरल क्लेंजर के तौर पे वो यूज किया जाता है, जिससे आपके पोर्स वगैरह जो है वो क्लीन हो जाते हैं. थोड़ी टेक्सचर पिगमेंटेशन में थोड़ा सा वो टू अ सर्टेन एक्सटेंट काम करता है, बट मोर ऑफ अ क्लेंजर, क्लीनिंग एजेंट के तौर पे वो आपको फ्रेशनेस देता है स्किन को. पिंपल्स के लिए ना नीम पाउडर का भी बहुत अच्छा एक फेस पैक आता है. जैसे 1 टीस्पून आप नीम पाउडर लो, 1 टीस्पून आप बेसन ले लो और उसमें 2 टीस्पून दही डालो, अच्छे से मिक्स कर लो, पेस्ट बना लो और वो क्लीन फेस पर आप अप्लाई करोगे. 15 मिनट के बाद में फेस वॉश करोगे तो नीम से क्या होगा, नीम एंटीबैक्टीरियल है. राइट, तो पिंपल्स के जो बैक्टीरिया है वो सारे किल हो जाएंगे. बेसन से क्लीन हो जाएगा स्किन. और दही से लैक्टिक एसिड की वजह से थोड़ा लाइटनिंग का ये होगा. राइट. हाँ, दीज ट्रीटमेंट्स डू इफेक्ट. हाँ. जैसे आपके नीम का आपने बोला कि एंटीबैक्टीरियल है, यस. तो नीम पाउडर से बेटर आई वुड प्रेफर कि नीम पेस्ट आप ऑर्गेनिक करके ले लीजिए, ताकि वो थोड़ा सेफ रहे आपके लिए. बेसन जो है आप चने का आटा बना दीजिए तो दैट वुड बी बेटर, क्योंकि पहले के जमाने में हम बेसन के आटे से सोप, इट वाज यूज्ड एज सोप, हम बच्चों को भी नहलाते हैं उससे. सो यस, व्हाई नॉट, यू कैन यूज दैट, बट preferably organic which you have made rather than something from outside. रेडीमेड थिंग्स को अवॉइड करिए, क्योंकि we don't know what they have used और कब वो आपके स्किन पे रिएक्ट कर जाए. बट नेचुरल थिंग्स which you have made in front of you, definitely you're confident कि ये तो सेफ हैंड्स में है. And hygiene, clean hands, clean face, then it should not be a problem. अनु, तू जो फेस पैक अभी बता रही थी वो कितनी बार यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए? वो ट्वाइस इन अ वीक आप यूज कर सकते हैं. और कैसे यूज करना मैंने बताया. हाँ, नहीं मतलब ट्वाइस इन अ वीक यूज करना. Twice in a week should be fine. Anything, this face packs जो रहते हैं, once in a week, twice in a week is enough. तो जैसे आपके पूरे रूटीन में आप 6 days काम कर रहे हैं, तो you have this one Sunday which we keep for self care. तो आपका हेयर मास्क लगा लीजिए आप, उस टाइम आपका फेस मास्क लगा दीजिए, हो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो hyaluronic acid का फेस मास्क हो या आपका ये मुल्तानी मिट्टी का, but something for self care, because that is the moment where you bring down everything. कि आपके stress hormones, everything will come down, you're relaxing, you're giving time to your body to recover, body to heal. which is required. So you should take out time for that. So Sunday तो Sunday, but आपको वो 2 घंटे अपने लिए निकालने ही हैं. If you actually we should prioritize ourselves. Why not? Because if you're happy, then your family is happy. If you look devastated, then your family will also be like पता नहीं क्या हो रहा है. और आपको फ्रेश देख के तो सब खुशी होंगे. हाँ. मैम, स्किन के लिए और हेयर के लिए सबसे हार्मफुल फूड्स कौन से हैं जो लोगों ने खाने ही नहीं चाहिए? जंक फूड्स जो हम हैपरसली खाते हैं, ऑयल्स जो हम यूज कर रहे हैं, दैट इज समथिंग अ बिग नो नो. कोल्ड ड्रिंक्स जो हम एरेटेड ड्रिंक्स यूज कर रहे हैं, बिकॉज जो डैमेज इंटरनली, देखिए कुछ खाने से मेरा हेयर नहीं झड़ता है, ऐसा नहीं है, बट मेरे कुछ नहीं खाने से और वो न्यूट्रिशनल पार्ट मुझे नहीं मिलने से मेरा हेयर झड़ने लग गया है. ओके, सम डेफिशिएंसी आ गई है, इसलिए मेरा हेयर या स्किन डैमेज होने लग गया है. अब वो कब हो रहा है, जब मैं कुछ अच्छी चीजें मेरे बॉडी में नहीं डाल रही हूँ, मैं कुछ अच्छा नहीं खा रही हूँ. तो उसमें ये कोल्ड ड्रिंक्स तो एक बिग नो नो है, क्योंकि वो आपको बहुत हार्मफुल, यू हैव इनफ एविडेंस कि वो कितना हार्मफुल है आपके लिए. शुगर is something that we should avoid, क्योंकि शुगर से आपका पूरा सिस्टम बिगड़ रहा है. So that is to be avoided. Cold drinks have to be avoided. आप जंक फूड जो हम तेल का रीयूज्ड ऑयल खाते हैं और जो अनटाइमली खाते हैं, that is a big no. That is a big no. बाकी होम फूड आप कुछ भी खाइए, होम में जो बना है आप कुछ भी खाइए, चाहे वो नॉन वेज हो चाहे वो वेज हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट शुड बी होम मेड. दैट इज मच बेटर than eating outside food, and it should be eaten timely. तो देयर इज नथिंग कि मैं ये खाने से मेरा बाल तो झड़ जाएंगे, नो, ऐसा नहीं है. या ये खाने से मेरा स्किन, हाँ, शुगर खाने से आपको स्किन में बहुत इफेक्ट दिखेगा. इफ यू सी देयर आर मेनी डाइट्स वेयर दे टेल नो टू शुगर, यू डोंट हैव टू टच शुगर, एंड यू एक्चुअली स्टार्ट सीइंग दोस रिजल्ट्स ऑन योर स्किन कि 1 दिन 2 दिन शुगर नहीं खाने से मेरा स्किन में वो पफिनेस कम हो जाता है. यू सी दैट ग्लो, यू एक्चुअली सी दैट डिफरेंस. सो डेफिनेटली शुगर इज अ नो फॉर योर स्किन. यस यस. एंड टॉप 5 फूड्स स्किन को ग्लो करने के लिए. See, top 5 foods. So you have to hydrate your skin. Okay, so जो chia seeds हम बोलते हैं, that's one of the best things that you can have.
दे आर मतलब उनमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स भरे हुए हैं चिया सीड्स में वो कंपेरेबल नहीं है. सो यू शुड इंक्लूड देम इन योर डाइट इन एनी फॉर्म. आप चाहे वो आप लड्डू में डाल के खा लीजिए या आप उसको थोड़ा फ्राई करके यू से ना थोड़ा सौते करके खा ले, मुखवास की तरह खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट यू इंक्लूड इट इन योर डाइट. देन यू हैव ब्लूबेरीज या हम बोलते हैं जामुन. इंडियन के लिए वो जामुन है, बाकी बाहर के लिए ब्लूबेरीज हैं, तो आप उसको इंक्लूड करिए. देन यू हैव सीड्स, तो आपके पंपकिन सीड्स, आपके वाटरमेलन सीड्स, जो भी सनफ्लावर सीड्स, जो भी सीड्स आप खा सकते हैं उनको इंक्लूड करिए, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, ओमेगा 3 है, तो उससे आपका पूरा सिस्टम जो है वो क्लियर हो जाता है, स्किन एंड योर हेयर. प्लस इंक्लूड टोमेटोज, इंक्लूड ग्रीन वेजिटेबल्स, क्योंकि इनके जो कंटेंट्स हैं कैसा रहता है, वी मिस मैग्नीशियम, जिंक, ये सब बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जो आपको रेगुलर फूड में नहीं मिलते हैं. बट व्हेन यू स्टार्ट इंक्लूडिंग दिस सीड्स एंड दिस food in your diet, then you start compensating for that deficiency. So you should include seeds, you should include chia seeds. आप सब्जा बोलते हैं हम लोग, है ना, वो तो एकदम एक्सीलेंट है. आप उसको पानी में डाल के पियेंगे तो वो हाइड्रेशन के लिए तो टू गुड है. कितना पानी वो होल्ड कर रहा है, और आप अगर वो पानी आप पी लो तो आपके अंदर कितना हाइड्रेशन हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम जो है वो क्लेंजिंग में जा रहा है. अच्छा. तो सब्जा तो डेफिनेटली यू हैव टू इंक्लूड इन योर डाइट. एंड एनीथिंग दैट इज इन्वॉल्व विद इस कि आप ऑयल जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करिए, घी इंक्लूड करिए. ऑयल के बदले में आप घी खाइए, घी बहुत अच्छा है. घी तो आपका मस्त लैक्सेटिव है, आपको आपके सिस्टम को क्लीन रखता है, गट को इश्यूज नहीं देता है, स्ट्रेंथ में वर्क करता है, एंड इट वर्क्स ऑन योर ऑयल कंट्रोल ऑल्सो. तो हमें लगता है कि घी से कैसा, बट विच इज मेड एट होम, डेफिनेटली यू शुड हैव इट. इनफैक्ट लोग तो 1 स्पून घी हम ऐसे ही खा लेते हैं सुबह, क्योंकि ताकि आपका सिस्टम क्लियर हो. वन सिस्टम इज क्लियर देन एवरीथिंग इज सॉर्टेड, नो. सो यू हैव टू इंक्लूड घी. मेरी दादी हमेशा कहती थी अगर पेट में जलन हो रही है तो एक चम्मच घी खा लो सुबह उठने के बाद में. Yes, yes. अगर तीखा खा लिया 1 चम्मच घी खा लो, कुछ भी हो गया 1 चम्मच घी खा लो. लोग मलम में भी घी लगाने बोलते थे कि हाँ, मलम लगाइए, बिकॉज आप लुब्रिकेंट है तो आप वो लगा लीजिए. ठंडी है घी लगा लो, है ना, होठों में. आई थिंक इट्स अ ट्रेंड इन नॉर्थ कि ठंडी है, होठ फट रहे हैं तो घी लगा लो, बिकॉज दैट इज विच वॉज इजिली अवेलेबल एट होम. आप घर में दूध दही छाछ सब बना रहे हैं तो घी तो होना ही होना है, एंड उसके कंपोनेंट्स जब इतने ब्यूटीफुल हैं तो व्हाई नॉट. सो दीज आर थिंग्स दैट यू शुड इंक्लूड: सीड्स, घी, चिया सीड्स, सब्जा, ऑल दोस थिंग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स. मैम अभी वाटरमेलन का सीजन चल रहा है, समर सीजन है, वाटरमेलन के क्या बेनिफिट्स होते हैं, कितने क्वांटिटी में खाना चाहिए? सी, वाटरमेलन के अच्छे बेनिफिट्स होते हैं. वाटरमेलन है तो वाटर बहुत है तो बहुत अच्छी बात है, आपके हाइड्रेशन में वो हेल्प करता है. प्लस उसके जो सीड्स हैं वो भी काफी फायदेमंद हैं हमारे लिए. तो वी शुड ऑल्सो कंज्यूम दिस सीड्स लाइक हाउ यू आर कंज्यूमिंग योर अदर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स जो आप कंज्यूम करते हैं, या आप सनफ्लावर सीड्स कंज्यूम, वैसे ही वाटरमेलन सीड्स को ड्राई करके आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं. तो वो भी आप पार्ट यूज कर सकते हैं. कितना खाना है आप बेहिसाब खा सकते हैं, क्यों नहीं खाना है, उसमें क्या गलत है जो आप खा रहे हो, कुछ नहीं है, बट आप कितना खा पाओगे वो भी है, कितना, हाँ, ज्यादा से ज्यादा. सो देयर इज नो हार्म, देयर इज नो साइड इफेक्ट्स ऑफ ईटिंग वाटरमेलन. यस, प्लीज इंक्लूड इट इन योर ब्रेकफास्ट और एटलीस्ट इन वन पार्ट ऑफ योर मील. सो योर मील हैज टू बी कलरफुल, हम बोलते हैं सलाड्स बोलते हैं, कलरफुल सलाड्स, ताकि वो कलर कंपोनेंट्स के हिसाब से इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, वो कंपोनेंट्स आपके प्लेट में आ रहे हैं. सो वेदर इट इज वाटरमेलन, सी, अवॉइड जूसेस. जूस थोड़ा सा शुगरी पार्ट में चला जाता है, तो ईट होलसम फूड्स, जो आप फाइबर मिलेगा आपको, तो वो आपको हेल्प करेगा. दैट इज मच बेटर. और कंटिन्यूअस अगर एक 3 मंथ्स के लिए पूरे समर सीजन में किसी ने कंटिन्यूअस वाटरमेलन खाया तो उसका क्या फायदा होता है बॉडी में? हाइड्रेटेड रहता है. बेसिकली वाटरमेलन उसी सीजन में क्यों आ रहा है, बिकॉज समर है, वाटर चाहिए आदमी को, तो वो उस हिसाब से वो आप कंज्यूम करना पड़ रहा है. आफ्टर दैट यू डोंट रिक्वायर दैट. आफ्टर दैट आपके विंटर आ जाएंगे, यू डोंट, उतना पानी आपका कंजम्पशन नहीं रहता है. बेसिकली सीजनल फ्रूट्स, दैट्स द एक्चुअली राइट वर्ड दैट यू हैव टेकन. सीजनल फ्रूट्स खाना चाहिए. आप आउट ऑफ सीजन जाके फ्रूट्स को मत खाइए, बिकॉज वो आपको काम नहीं करता है. जो नेचर बना है वो किसी चीज के लिए बना है. दे हैव देयर रूटीन, वी शुड स्टिक टू देयर रूटीन एंड इट विल हेल्प अस. एक्चुअली और इंडिया में 3 सीजन्स आते हैं, तो वो 3 सीजन में अलग अलग वेजिटेबल
फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, तो वो खाने ही चाहिए कि वो हिसाब से हमारी बॉडी भी बनी है, उसको कंज्यूम करके डाइजेस्ट कर सके। यस, चिक्कू हो गया, चिक्कू इज सो गुड, ग्रेप्स है, चिक्कू है, मैंगो है, हैव मैंगो ना, व्हाई नॉट। लोग बोलते शुगर है क्या, बट वो सीजन में आ रहा है ना, आप लिमिट में खाइए, कोई दिक्कत नहीं, एक आधा खा सकते हैं आप, उसके बाद में आप नहीं खाने वाले हैं उसको पूरे साल, सो इट्स ओके, डोंट बी हार्श ऑन योर बॉडी। स्ट्रॉबेरीज, हाँ, ईट स्ट्रॉबेरीज। अभी वी गो इन सर्च ऑफ एवोकाडो, तो कीवी, तो व्हाई यू हैव इट, आप पसंद है, यू डेफिनेटली कैन हैव इट, बट व्हेन यू हैव योर इंडियन फूड, when you have it according to your seasons, then go for that, ना local food। कुछ fruits यहाँ मिलते हैं, कुछ fruits नासिक में मिलते हैं, कुछ fruits मैंगलोर में different मिलेंगे, तो you have to go according to that। नारियल पानी आपको साउथ में ज्यादा मिलता है, हीट उतना है, तो वो कुछ भी नहीं छोड़ते हैं नारियल का, हर चीज का कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन करके छोड़ देते हैं, है ना। सो बिकॉज दैट वाज, अब वही अवेलेबल है वहां पर, तो आपको वो यूटिलाइज करना है। सो देयर आर, नेचर ने हमको सिंपल थिंग्स दिए हैं, हमको उसको यूज करना आना चाहिए, दैट्स इट। मैम कई बार होता है, हम पिंपल्स की बात कर रहे थे तो हम उसके बाद में डायरेक्टली स्किप हो गए फूड के ऊपर। क्यों पता है क्या, मैं एपिसोड्स में, ये पर्टिकुलर एपिसोड में फूड के ऊपर क्यों जा रहा हूँ, रीजन ये है इस चीज का, क्योंकि आम लोगों को, व्यूअर्स को पता नहीं होता है कि उन्होंने क्या कंज्यूम करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स है। मैम का नॉलेज बेस इतना ज्यादा है, बिकॉज शी इज स्टडीड, शी इज अ डॉक्टर, तो वो जब उनके साथ में शेयर करेंगे, हमारे साथ में शेयर करेंगे, व्यूअर्स के साथ में छोटी छोटी चीजें शेयर करेंगे, वो उनकी लाइफ में उन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। और इंप्लीमेंट करने के बाद में जब 6 महीने के बाद में उनको इफेक्ट दिखेगा, कोई भी चीज कंसिस्टेंसी से ही होती है, जब वो इफेक्ट दिखेगा तब पता चलेगा कि नहीं, मैम ने जो कहा था वो मैंने इंप्लीमेंट किया, तो पूजा मैम की रेमेडी मेरे लिए काम में आई। मैं वही चाहता हूँ कि हर कोई उसको इफेक्टिवनेस में ले। मैं अभी और एक सवाल पूछने वाला हूँ मैम को, और मैं फूड्स के ऊपर इस एपिसोड में, मैंने मैम से भी पहले डिस्कस किया था कि मैम हम फूड्स के ऊपर इस एपिसोड को ज्यादा रखेंगे। रीजन ये है कि लोगों को पता होना चाहिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हार्मफुल है। तो मैम, सुपर फूड आंवला स्किन को रिजुविनेट करने के लिए कैसे हेल्प करता है? बहुत अच्छा है, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर है आंवला में। इनफैक्ट आंवला तो डायरेक्ट कंज्यूम भी कर सकते हैं आप। हम एक्चुअली आंवला को ड्राई करके उसको कोकोनट ऑयल में डाल के आप उसको एज हेयर ऑयल भी यूज कर सकते हो। सो इट इज एक्सीलेंट। एक्चुअली आंवला का जो इफेक्ट्स है, वेरी जेंटल इफेक्ट्स बट वेरी यूजफुल इफेक्ट्स, तो आपके हेयर और स्किन बोथ इट वर्क्स वेल। सो एंड यू कैन कंज्यूम इट डायरेक्टली ऑल्सो, यू कैन कंज्यूम इट, आप उसको शुगर फॉर्म तो नहीं बोलूंगी, बट थोड़ा खट्टा मीठा करके भी आप उसको खा सकते हैं। एंड प्लस ये जो मैंने आपको बोला है कि ड्राई करके उसको आप कोकोनट ऑयल में, जैसे हम पिकल नहीं करते हैं, आप उसको इमर्स करके थोड़े दिन के लिए रखिए, कड़ी पत्ता आप डाल दीजिए, पुट योर amla in that, and then you keep it for around at least I think a week or so, and then you apply that coconut oil. So it will help you, it helps a lot. So amla is good, amla is actually good. और सेकंड सुपर फ्रूट वावा पेरू भी कहा जाता है। Yes, पेरू में yes. क्या फायदे होते हैं मैम? See, पेरू में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे हैं, तो आपको मैग्नीशियम, जिंक जो छोटे छोटे हैं वो आपको एप्पल वगैरह में भी मिलते हैं, बट पेरू में जो कंटेंट्स है वो ज्यादा है। एंड इट इज सीजनल, तो आपको सीजन में ही खाएंगे तो वो बेटर रहेगा। जो आपको ऐसे आउट ऑफ सीजन करके दे रहे हैं तो उसमें वो कंपोनेंट्स आते नहीं हैं। जो नेचुरली ग्रो हो रहे हैं सॉइल से, जो एब्जॉर्ब करके जो फ्रूट बना है, वो ही ज्यादा बेहतर रहेगा। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हम बोलते हैं, जो मिसिंग रहता है, वो पेरू वगैरह में ज्यादा मिलता है आपको। सो इट इज हेल्पफुल दैट वे। सो इट इज सेड कि वो सुपर फूड है। ऐसे ड्रम स्टिक भी सुपर फूड है। ड्रम स्टिक तो आपको बहुत यूजफुल है, और आई थिंक उसका ट्रेंड ज्यादा साउथ में है, where they make sambars and everything, but you will, it has magical effects. So same thing, micronutrients हैं, antioxidants हैं, तो वो कैटेगरी सेम ही है, बट आपको वो सोर्सेज जो है वो डिफरेंट में मिल जाएगा। आपको टेस्ट डिफरेंट मिल जाएगा। आपको ये टेस्ट नहीं है तो ये टेस्ट में आप ले लीजिए, बट वो लीजिए आप ऐसा। मैम, सबसे पहले ये बताइए, आपकी इतनी स्किन फ्लॉलेस कैसे है? हाँ, क्योंकि मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। ओके, सो द थिंग इज, जब मैं जैसा बोल रही थी, देयर इज अ कंसिस्टेंसी। ऐसी फ्लॉलेस स्किन हर किसी की हो सकती है, बट वी हैव टू फॉलो सर्टेन डिसिप्लिन। सर्टेन जरूरी नहीं है आपको कि अंडर द नाइफ जाना है तो ही आप फ्लॉलेस हो सकते हो, बट सर्टेन बेसिक डिसिप्लिन एंड स्किन रूटीन कंसिस्टेंसी से हम अचीव कर सकते हैं। एंड पेशेंस, ये विद इन अ मंथ या विद इन 2 months होने वाला चीज नहीं है। इट टेक्स 3 months,
6 months, a year for you to see the changes, actual changes. So it is consistency. सनबर्न से जो पिगमेंटेशन होता है तो उसके लिए आपके पास में क्या ट्रीटमेंट है? सो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं पिगमेंटेशन इश्यूज लेके, हाइपर पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन को लेके. सो मैं जो बेस्ट ट्रीटमेंट समझती हूँ एक बेसिक लेवल पे चालू करने के लिए इज कार्बन लेजर. अच्छा. सो कार्बन लेजर जो है बहुत इफेक्टिव रहता है. इसका कोई देयर इज नो डाउन टाइम कि आपको कुछ पोस्ट केयर लेना है, पोस्ट प्रोसीजर केयर लेना है. नथिंग. यू कम टू द क्लिनिक, get the procedure done and then you're back to normal life. And plus आपको minimal 3 to 6 sessions लेने रहते हैं इसके, and you start seeing the results by 3 sessions itself. So it is effective also. टाइम कंज्यूम नहीं होता है. हार्डली इट टेक्स आई थिंक फुल क्लिनिक प्रोसीजर में हाफ एन आवर आपको लगेगा एंड देन यू आर आउट एंड नो डाउन टाइम. सो दैट्स द बेस्ट थिंग दैट पीपल कैन गो बैक टू देयर रूटीन लाइफ एंड इट इज ऑल्सो पॉकेट फ्रेंडली एंड इट हैज गुड रिजल्ट्स. सो आई हैव सीन गुड रिजल्ट्स ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन थ्रू कार्बन लेजर. अब इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली पेशेंट आता है, उसका एक स्किन एनालिसिस होता है, देन वी गेट द कार्बन टेस्ट डन कि उनको कुछ कार्बन प्रोडक्ट से तो एलर्जी नहीं है. Once that is done and everything is settled, then we take the patient and we give them a gentle cleansing session. तो उनको जो है सारे उनके pores जो एक gentle cleansing, massage वगैरह करके उनका जो circulation है face का वो हम बढ़ाते हैं. So basically blood circulation सब जब बढ़ जाता है face में तो जो absorption है वो better रहता है, healing जो है वो better रहता है. उसके बाद में जो step रहता है उसमें हम लोग thin layer of carbon apply करते हैं. So carbon क्यों use किया जाता है? बेसिकली लेजर जो है वो एब्जॉर्ब करता है कार्बन को, कलर को. तो एनीथिंग दैट इज पिगमेंटेड लेजर उस पे जाके अटैक करता है. सो व्हेन यू अप्लाई दिस थिन लेयर ऑफ कार्बन, लेजर का जो पेनिट्रेशन है वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है एंड यू आर स्लोली गिविंग वन शॉट टू एवरी पीस ऑफ योर फेस. मतलब एवरी स्पॉट पे वन शॉट ऑफ लेजर इज गोइंग. रेड शॉट्स आते हैं तो आपका जो ब्लैक हमने लेयर बनाया था वो क्लियर होने लग जाता है. सो वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कहाँ शॉट लगा है उससे भी मालूम पड़ जाता है. तो और एंटायर फेस फिर स्लोली कवर हो जाता है एंड वी डोंट मिस अ पार्ट. प्लस एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाता है. इससे क्या रहता है, लेजर जो है वो सुपरफिशियल एरिया पे अटैक कर रहा है, डीप में जो पिगमेंटेशन मेलानिन है उसको वो लो डाउन कर रहा है एंड प्लस जो है स्किन रिजुविनेशन में हेल्प करता है, स्किन हीलिंग में हेल्प करता है. और आपका सर्कुलेशन वैसे ही हमने सब अप कर रखा है आफ्टर मसाज एंड एवरीथिंग, तो वो हीलिंग जो प्रोसेस है वो और फास्ट हो जाता है. आफ्टर दैट देयर इज नथिंग टू वरी. आपका फेस जो है वो हल्के से स्वाइप कर दिया जाता है, क्लीन कर दिया जाता है, मॉइस्चराइजर लगाया जाता है एंड देन यू आर ऑफ टू होम. कभी कभार यू माइट हैव सर्टन, वी वोंट से साइड इफेक्ट्स, बट एक रेडनेस आप लेके जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द शॉट्स, बट दैट ऑल्सो सेटल्स डाउन विद इन 24 hours. There's nothing to worry about at all. It's quite normal. It's completely safe. It's completely safe and no side effects. Nothing. आपको लगता है मैंने करना चाहिए? सभी ने करना चाहिए. इट्स गुड, इट्स रिजुविनेटिंग एक्चुअली. इनफैक्ट एक सेक्शन के बाद में ही आपको लगेगा कि आपका एक स्किन टोन जो है वो थोड़ा सा एक लेवल नीचे आया है. यू कैन स्टार्ट फीलिंग दैट बिकॉज एक क्लेंजिंग भी हो जाता है, आप एक सुपरफिशियल लेयर भी आप अटैक कर रहे हो थ्रू लेजर. सो यू कैन सी दैट डिफरेंस इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट सेशन इटसेल्फ. और कार्बन फेशियल अगर एक सेशन लेना है तो उसका कॉस्ट क्या जाता है? एनीथिंग लाइक अ फैमिली डिनर. तो आप उतना कॉस्ट फ्रेंडली कैसे, एंड इट इज एनीवेयर बिटवीन एनी, बट इट इज अबाउट 2000. नाउ इट डिपेंड्स कि वेयर यू आर गोइंग, हाउ यू आर गोइंग एंड व्हाट कंसर्न्स. तो आपके पिगमेंटेशन का भी कंसर्न वो लोग कंसिडर करते हैं कि कितना एक्सटेंड में पिगमेंटेशन, हल्का फुल्का पिगमेंटेशन है तो दैट कैन बी डन इन लेसर पैकेजेस. Whereas melasma है, higher pigmentations है, तो then we'll have to see कि what are approaches. सिर्फ लेजर से वो होगा क्या, कि हमको और भी मोडालिटीज ऐड करनी पड़ेगी, तो उस पे फिर आपका पैकेजेस जो है वो थोड़ा सा वेरी कर जाता है. और अनु, तो वो लास्ट टाइम बोल रही थी मुझे कि परमानेंट मेकअप करके भी एक कंसेप्ट होती है. तो वो एग्जैक्टली क्या होता है मैम? परमानेंट मेकअप आता है, जैसे ब्लश है, फिर लिप कलर है, टिंट, आईब्रोज में ये होता है, फिलर्स करते कलर के. तो वो एग्जैक्टली क्या होता है, वो आप ही की फील्ड में आता है? हाँ, तो वो आता है, कैसा रहता है, आई प्रेफर नेचुरल ब्यूटी. ओके, जितना नेचुरल होगा उतना अच्छा है. ये जो आप टेक्निक्स बता रहे हैं ये अब
आए हैं मार्केट में जहाँ पर आप परमानेंट मेकअप डाल रहे हैं. सो बेसिकली दे आर पुटिंग बीबी क्रीम जो होता है, जो हम ऐसे ही अप्लाई करते थे एज फाउंडेशन या सीरम जैसे हम अप्लाई करते हैं, उसको वो लोग इंस्टिल कर रहे हैं इनटू द स्किन. तो वो ऐसे लग रहा है कि आपका परमानेंट मेकअप है, तो आपका बीबी क्रीम आपकी स्किन के अंदर उन्होंने इन्फ्यूज कर दिया है. ओके, सो हाउ नेचुरल इट लुक्स एंड it is anywhere you're putting some chemical inside your skin. Okay, so how well it would be absorbed by the skin, whether it will give a reaction or not, that depends. So we cannot predict ki this doesn't have any side effect because it's not a medicine. You're giving something कि आप कुछ केमिकल आपके फेस में परमानेंटली लगाने की कोशिश कर रहे, कोई टिंट, कोई इंक आप लगाने की कोशिश कर रहे हो. सो वो चीज है ये. तो यस, आप ग्लैम अप कर सकते हैं चीजों को बाय यूजिंग दीज थिंग्स, बट आई डोंट प्रिफर. आप सजेस्ट नहीं करोगे? I don't suggest that because something which is gone inside your skin is that it's gone into your system. राइट. हाँ. So why do that when you have options कि आप temporarily करके wash off करके आपके skin को natural और glowing रख सकते हैं. तो why opt for such options? If you want to, yes, these things are available in the market. जैसे permanent lip के टिंट्स होते हैं वो दे रहे हैं, ब्लश टिंट्स दे रहे हैं, आईब्रो को टिंट्स दे रहे हैं. That is done. और कई बार होता है फीमेल्स में मोस्टली देखा जाता है कि स्किन थोड़ी डल हो गई है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स आ गए, तो एवरी मंथ पार्लर में जाते हैं, सैलून में जाते हैं, फेशियल करवाते हैं. लेकिन उससे क्या होता है कि स्किन वो कंटिन्यूअसली मसाज कर करके कभी कभी लगता है कि लूज हो जाती है स्किन. तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि फीमेल्स ने सैलून में जाके मंथली में फेशियल करना चाहिए या फिर आपके पास में आके कंसल्ट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए? डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट द सेकेंड पार्ट, बट देयर इज अ रीजन कि आप सैलून में जाते हैं तो आपको मसाज बहुत अच्छा मिलता है, नो डाउट. इवन आई यूज्ड टू लव इट कि अरे बिकॉज एकदम रिलैक्स हो जाता है ना, घर के परेशानी से जाके आप शांति से वहां सो जाते हैं एंड यू आर गिवन दैट फेशियल मसाज. तो इट इज एक्सीलेंट, दे आर गुड एट इट. ओके, बट इट इज नॉट वर्किंग ऑन योर एंटी एजिंग. ओके, इट्स गिविंग यू अ गुड मसाज, इट इज क्लीनिंग योर फेस. बट जो टेक्निक्स यूज किए जाते थे, जैसे हम जिस तरीके से व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स को निकालते हैं, जो ट्रॉमेटाइज करते हैं स्किन को, जब हम ब्लीच यूज करते हैं, सो दोज थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज उससे आपके स्किन को वो अफेक्ट कर रहा है और आपको पिंपल्स और आ जाएंगे. वैक्सिंग, फेशियल वैक्सिंग है ना, वो सारी चीजें होती हैं. सो यू पुलिंग योर हेयर आउट ऑफ योर स्किन. सो व्हाई डू दैट व्हेन यू हैव बेटर ऑप्शंस एट द सेम रेट अवेलेबल इन क्लिनिक एंड दैट टू इट इज मेडिकली सुपरवाइज्ड. तो आपको कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे उससे. आप सक्शन से पोर्स को निकाल रहे हैं, क्लेंस कर रहे हैं, आप सीरम्स यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग फेशियल. आपके रेगुलर फेशियल्स में ये सारी चीजें नहीं होती हैं, बट आप जब क्लिनिक में आते हैं या अंडर सुपरविजन रहते हैं तो ये सीरम्स वगैरह यूज होता है. ये भी आपको मसाज देते हैं. अल्ट्रासाउंड, सक्शन, लेजर, ये सारी चीजें यूज करके आपको फेशियल दिया जाता है, विच इज एक्चुअली एक्टिंग ऑन योर सेल्स. Whereas these things are not acting on your cells, it is just superficial. ऊपर स्किन ऊपर हो रहा है और आप उसको इरोड करके जा रहे हो, है ना. So why do that when you have options available and better options available which are medically safe and simple and they are as good as those costings only. तो pocket friendly भी है. So I would definitely prefer medically supervised hydra facials. They are good. They are actually good. ग्लूटाथियोन आईवी ड्रिप के बारे में थोड़ा बताइए ना, क्या ये हार्मफुल है या फिर सेफ है लेना? हाँ, ग्लूटाथियोन हार्मफुल नहीं है. सी, नथिंग इज हार्मफुल एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग इट इन द रिकमेंडेड रेंजेस. ओके, आप उसको टॉक्सिक करके लेंगे, कंटिन्यूस लेंगे, डोसेज का ध्यान नहीं देंगे, अनसुपरवाइज जगह पे जाके आप ड्रिप्स लेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि आपका जो ग्लूटा का रिक्वायरमेंट है, आपका जो ग्लूटा है वो डिफरेंट है. आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर बॉडी वेट, हाउ मच ग्लूटा शुड गो इनसाइड यू, हाउ मच इज अलाउड, वेदर यू आर ऑलरेडी टेकिंग एनी सप्लीमेंट्स फॉर ग्लूटा, दैट ऑल्सो मैटर्स. सो देयर आर मेनी थिंग्स, सो आई कैन नॉट overdose you. So that is a risk. So when you go under supervision, under somebody who is a medical professional, they analyze कि आपको कितना drips लगना है. Whether they are useful, yes, they are useful because glutathione is an antioxidant. तो antioxidant से क्या है, आपका जो भी oxidative stress है inside the body due to any reason, whether it is stress, work stress, lifestyle changes, नींद नहीं आ रहे, whatever, XYZ, but जो oxidative stress internally produce हुआ है उसको कम करने के लिए gluta drips are good.
In fact, Glutagrips are given along with certain components like vitamin C, N-acetylcysteine, many things. But that is based on the requirement of the individual. अगर हम एनालाइज करके मेरे को लग रहा है कि ये चीज़ों की उसकी कमी है, ब्लड रिपोर्ट्स हम निकाल रहे हैं, ब्लड पैरामीटर्स हम देख रहे हैं कि ये विटामिन डी डेफिशिएंसी है, विटामिन बी डेफिशिएंसी है, तो हमको ये चीज़ें कंपोनेंट्स को ऐड करने हैं. जब वो पूरा फॉर्मूला बना के फिर आप ड्रिप ले रहे हो, देन इट बिकम्स इफेक्टिव बिकॉज इट इज ट्रीटिंग द कॉज. राइट. एंड मेरे पास आते हैं पेशेंट्स जहाँ पर वो बोलते हैं मेरे को व्हाइट होना है, आप वो ग्लूटा ड्रिप लगा दीजिए. इंडिया व्हाइट कलर के बारे में बहुत पॉजिटिव है. इनफैक्ट डार्क is good as long as it is fresh, it is glowing and it is having no other textures on the skin. It looks really good. So I have to actually tell my patient कि white तो नहीं होंगे आप, मैं ऐसे black से white हो गया ऐसा नहीं होता, कलर चेंज नहीं होता है, but definitely आपका कलर डाउन होता है, टोन डाउन होता है. आपका जो क्रोमोसोमल लेवल है का टोन है, आप जिस टोन को लेके पैदा हुए हो उसमें मैं ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकती थ्रू ग्लूटा ड्रिप. हाँ, मैं आपको फ्रेश फील करा सकती हूँ क्योंकि इंटरनल क्लेंजिंग हो रहा है, आपका वो ग्लो दिखने लग जाएगा आपको फेस में, वो स्किन टोन डाउन हो जाएगा, पोर्स क्लोज होने लग जाएंगे, आपके जो ये टेक्सचर्स आपको दिख रहे हैं या अनइवन टोन दिख रहा है वो सेटल होने लग जाएगा. सो डेफिनेटली इफेक्टिव है. एंड प्लस ये डेफिशिएंसी जब कवर अप होते हैं तो एंटी एजिंग इफेक्ट्स ऑटोमेटिकली आ जाता है. So these things do affect, but we have to mind the toxicity. Dosages जो हैं वो आपको मेडिकल प्रोफेशनल ही अच्छे से दे पाएगा. Okay. ग्लूटा के जो ड्रिप है वो ज्यादा एक्सेसिव लेवल पर अगर हो गए तो क्या साइड इफेक्ट आते हैं बॉडी पर? बहुत सारे आते हैं, डैमेजेस होते हैं, इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो जाता है, नोशिया, वॉमिटिंग, हेडेक, बहुत सारी सिम्टम्स. तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. और मैम आप कितने डोसेजेस रेकमेंड करते हो एक नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए? 4-5 डोसेजेस कितना होता है? यू आर सेइंग अबाउट सेशंस? हाँ, सेशंस या. हाँ, तो मिनिमम 6 सेशंस आई रेकमेंड एनीवेयर, बिकॉज 6 सेशंस में कैसा रहता है कि 3 सेशंस है ना, लोगों के बॉडी को यूज टू करने के लिए ही हो जाता है, वेदर इट इज एनी ट्रीटमेंट. 3 सेशंस में वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग वेदर दैट ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव और नॉट इफेक्टिव, वेदर वी शुड चेंज द प्रोटोकॉल, इंक्रीज द डोज, lessen the dose, it is having wrong effects, anything. But those many sessions are minimum required. 1 or 2 sessions of gluta drip will not be that helpful. Then you will come back. Once you're done with 6 sessions, then you go for maintenance. Once in 3 months you get it done, once in 6 months you get it done. But that also if there are deficiencies, if it's required, if you're having a glow, why to go for it? कई बार होता है कि ग्लूटाथियोन है वो मुझे गोरा होने के लिए यूज करना है. हाँ, वो थोड़ा बहुत होता है. इनफैक्ट ओवर द काउंटर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जहाँ पर वो लोग यूज करते हैं जो ओवर द काउंटर हमको फेयरनेस क्रीम नहीं मिलते हैं, जिसमें कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे नहीं यूज करना है, जैसे हाइड्रोक्विनिन हो गया, स्टेरॉइड्स हो गया, जो स्टेरॉइड्स डाल के क्रीम देते हैं. अभी स्टेरॉइड्स क्या है, मैजिक कंपाउंड है, वो आपको इफेक्ट देगा, अच्छा इफेक्ट देगा सब हर चीज में, बट उसके साइड इफेक्ट्स उतने ही ज्यादा हैं. तो हम अनजान होके हम उसको लगाए जा रहे हैं, साल भर लगाए जा रहे हैं, 2 साल लगाए जा रहे हैं कि ये मेरे को गोरा कर रहा है, बट वो एक्चुअली आपके स्किन के बैरियर को तोड़ रहा है क्योंकि उसका टॉक्सिसिटी हो गया. सो विदाउट सुपरविजन आपको वो चीजें नहीं लेनी है, अनलेस एंड अनटिल इट इज रिकमेंडेड बाय अ डॉक्टर. प्लीज डू नॉट टेक इट. और मैम बोटॉक्स के बारे में बताओ ना. राखी सावंत ने बोटॉक्स किया, राइट? राखी सावंत मेरे हिसाब से पहले ऐसी लेडी थी जिन्होंने बोटॉक्स किया और बहुत उनको क्रिटिसाइज किया गया था, बट उसके बाद में अभी की सिचुएशन में सुष्मिता सेन हो गया, प्रियंका चोपड़ा ने भी आई थिंक बोटॉक्स लिया है, अनुष्का शर्मा ने भी बोटॉक्स लिया. सबके स्किन ऐसे यहाँ पे पफ दिखता है. तो हैट्स ऑफ टू राखी सावंत फॉर दैट कि उन्होंने इंडस्ट्री में रहने के बावजूद भी इतने सालों तक उन्होंने वो कंसिस्टेंसी रखी. तो बोटॉक्स के बारे में बताओ ना. See, बोटॉक्स इज वन ऑफ द फिलर्स, या आप बोल सकते हैं डर्मा फिलर्स हम बोलते हैं. जो बोटॉक्स है इट इज अ टॉक्सिन, बोटुलिन टॉक्सिन करके बोलते हैं, जो आपकी स्किन में डाला जाता है. सो नाउ इट्स योर चॉइस कि वेदर यू वांट दैट पफीनेस, वेदर पफीनेस नहीं बोलेंगे, वो एक्चुअली केटर कर रहे हैं हॉलोनेस को, जो अगर हॉलो हो गया है अंडर द स्किन, या आपके जो आपके स्माइलिंग लाइंस हैं उसको आपको कम करना है, सो दे फिल अप दोज थिंग्स. या फिर आपको रिंकल्स साइड में आईज के यहाँ आए हैं ना, क्रो लिफ्ट बोलते हैं हम उसको, तो अगर उसको आपको फिल अप करना है देन वी स्टार्ट यूजिंग, यू कैन यूज बोटॉक्स, इट्स योर चॉइस, बिकॉज it actually makes certain changes, facial changes, so you don't look what you looked before. Right. So there is a facial change, and
it might go wrong in certain things. Okay. For certain people it gets adjusted well, they look really beautiful. In certain places it might go wrong, which is prediction थोड़ा सा difficult हो जाता है, and it has to be definitely done under supervision only. आप ऐसे कहीं पर भी randomly जाके उसको, और self inject तो बिल्कुल नहीं कर सकते, because there are certain points जहाँ पर ही वो लगाए जाते हैं. सेल्फ इंजेक्ट भी करते हैं लोग? करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, हर कुछ करते हैं लोग. लोगों को लगता है कि होम रेमेडी मतलब हम सब कुछ कर सकते हैं घर के एक्चुअली अंदर. क्या होता है कि इतने सारे एडवर्टाइजमेंट चलते हैं या फिर रील्स हम देखते हैं, वो देख के सेल्फ खुद को ही एक डायग्नोस कर लेते हैं. वो हाँ. डायग्नोस करके और फार्मेसी में जाके जो भी मिल रहा है घर पर लाके सब लगाते जा रहे हैं. लगाते जा रहे हो, कैसे रहता है आपका फेस जो है हाईली वैस्कुलर है, आर्टरीज नर्व सब कुछ जा रहा है. मतलब आपको अगर दांत भी दर्द होता है ना तो आपको सर दर्द होता है, क्योंकि वो नर्व सारे कनेक्टेड हैं. तो इफ यू गो एनीवेयर रॉन्ग देन इट विल डेफिनेटली हैव अ बैड इफेक्ट. सो यस, यू कैन गेट इट डन, इट लुक्स गुड इन सर्टेन पीपल. यू शुड बी ओपन फॉर फेशियल चेंज, कि मेरा लुक अभी जो है वो चेंज हो जाएगा, आई वुड नॉट लुक लाइक आई वाज लुकिंग बिफोर. बाकी अंडर सुपरविजन देन इट शुड गो वेल. बोटॉक्स का जो लुक हम चेंज करते हैं वो कितने दिन तक टिका रहता है या फिर परमानेंट होता है? परमानेंट रहता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट आपको उसको वापस से मेंटेनेंस पे लेके जाना रहता है. यस यस, एट टाइम्स इट हैज टू अंडरगो मेंटेनेंस. इट डिपेंड्स कि हाउ मच इट इज एब्जॉर्बिंग, आपका स्किन कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना मेंटेन कर रहा है, वॉट काइंड ऑफ फिलर यू हैव यूज्ड, उस पे भी डिपेंड करता है. कि बहुत सारे फिलर्स आते हैं, hyaluronic acid, सिलिकॉन, बहुत सारे, बट कुछ आर रिकमेंडेड, FDA अप्रूव्ड हैं, कुछ रिकमेंडेड नहीं है. तो कुछ गाइडलाइंस होती हैं, तो उस हिसाब से फिर आपको जो है मेंटेनेंस लगेगा नहीं लगेगा उस पे डिपेंड आता है. और मैम थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ मैं, टैटू रिमूवल भी आपके पास में होता है? जी तो प्यार में धोखा खाए हुए लोग आते हैं टैटू रिमूवल करने के लिए? हाँ, बहुत आते हैं. प्यार में धोखा खाए हुए लोग आते हैं टैटू. मतलब कहीं किसी का रिंग में रहता है टैटू, कहीं किसी का बैक में रहता है, कहीं किसी का हैंड में रहता है. यस, इट कैन बी रिमूव्ड. टैटू रिमूवल हो सकता है थ्रू लेजर. तो आप बट हाँ, टाइम लगता है. ऐसा नहीं है कि आप एक सेशन में आओगे और फिर नेक्स्ट डे वो इंक गायब हो जाएगा. सो वेल बिफोर, एटलीस्ट 6 months बिफोर यू कम टू अस, कि आप अगर है कि आपका वेडिंग प्लान्ड है 6 months के बाद में एंड यू वांट टू गेट रिड ऑफ द टैटू, यस डेफिनेटली. और पिगमेंट्स पे है कि आपने क्या पिगमेंट्स यूज किए हैं टैटू, उस पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा लेजर यूज होगा और आपका स्किन कितना झेल सकता है लेजर को. दैट ऑल्सो नीड्स टू बी चेक. तो आपके ग्रीन इंक रहते हैं, ब्लू रहते हैं, किसी में आपको मल्टी इंक्स के मिलते हैं टैटू, तो दैट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट टू हैंडल. ग्रीन इंक, वन सिंगल इंक वाले बहुत इजीली सेटल हो जाते हैं. सो वी डू गेट केसेस. लेकिन उसका दाग रह जाता है? नो, उसके बाद में वो लाइट हो के फिर उधर एक नया स्किन ही हो जाता है, तो इट सेटल्स डाउन. सो दैट्स व्हाट, हाउ वास्ट इट इज. अगर छोटा सा है तो बिल्कुल नहीं दिखता है. अगर आपने पूरा एक मेजर एरिया ले रखा है तो आप हर एरिया के इंक को निकालते उसको टाइम लगता है. तो वो जो हीलिंग होता है और नया स्किन आता है, उसको प्रोसेस को वो थोड़ा सा टाइम लेता है. सो वो कलर डिफरेंस आपको दिखेगा क्योंकि वो हीलिंग होके नया स्किन आया है, और आपका ओरिजिनल स्किन जो है वो टोन्ड अप है, स्किन टोन उसका डार्क है, तो वो थोड़ा सा तभी आपको डिफरेंस देखता है. बाकी इट शुड गेट सेटल्ड. बट सेफ है वो? यस इट इज सेफ. यूजुअली मैं देखता हूँ ना, लोग कहीं पर भी जाते हैं और टैटू रिमूवल के लिए ऑप्शंस, लेजर ट्रीटमेंट्स लेते हैं, बाद में उनको इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन से स्किन बर्न हो जाती है और वो टैटू रिमूवल का दाग तो रह जाता है, उसके अलावा स्किन की लेयर ही पूरी चेंज हो जाती है और पूरे दाग धब्बे दिखते हैं. सो दैट्स व्हेन यू हैव टू गो अंडर अ मेडिकल प्रोफेशनल, जिनको पता है कि कितना डोज डालना है, कितना कौन सा लेजर यूज करना है, कौन से डिस्टेंस पे यूज करना है, इंटेंसिटी क्या है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और वो नहीं करेंगे तब जाके ये चीजें होती है जो आप बोल रहे हो कि बर्न हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, स्किन ही उतर गया है. दैट इज बिकॉज आपको डोसेज का आइडिया ही नहीं है एंड रैंडमली यू आर गोइंग एंड गेटिंग इट डन. सो ऑलवेज गेट इट डन अंडर सुपरविजन एंड इट विल बी सेटल्ड. बाकी कोई दिक्कत नहीं आती उससे. केमिकल पील्स के बारे में मुझे पूछना था. आजकल सैलून में भी केमिकल पील्स करवा के देते हैं, तो वो कितना सेफ है और किसने केमिकल पील्स करनी चाहिए? सी केमिकल पील्स जो हैं सेफ हैं, प्रोवाइडेड दे आर गिवन इन सर्टेन डोसेज. वो भी जैसे मैं आपको नहीं बोल रही थी कि मेडिसिन आपको लेना चाहिए, सीरम्स जो आप लगाते हैं 5% 10%, ऐसे पील्स में भी होता है कि यू स्टार्ट ऑफ विद बेसिक कॉन्सेंट्रेशन. उसके बाद में आप सेकेंड सेशन में उसका टाइम बढ़ाइए. उसके बाद में आप जैसे 1 मिनट के लिए लगाया था, फिर आपने वाइप ऑफ कर लिया, तो आपको एक इफेक्ट दिखेगा उसका. सेकेंड इसमें वो आप यूज टू हो गए वो चीज के लिए, तो आपको टाइम बढ़ाना है, तो 1 मिनट का आपने 2 मिनट कर दिया, 2
मिनट का आपने 3 मिनट कर लिया, अब आप उस कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज टू हो गए, तो आप नेक्स्ट लेवल अप करेंगे तो यू विल चेंज द कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे आप ग्रेडेड वे से कर सकते हैं। इट डज हैव गुड इफेक्ट्स, आपके पोर्स पे अफेक्ट करता है, आपके ड्राइनेस पे अफेक्ट करता है सर्टेन प्रोडक्ट्स, ओके, एक्ने में अफेक्ट करता है, पिगमेंटेशन में यूज कर सकते हैं आप। बट कैसा है, एक एसिड जैसे सैलिसिलिक एसिड है वो आप एक्ने में यूज करेंगे, मैंडलिक एसिड है वो आप यूज करोगे फॉर, वो थोड़ा माइल्ड रहता है तो जिनका स्किन बहुत सेंसिटिव है वो यूज कर सकते हैं। लैक्टिक एसिड है वो भी आप बहुत सेंसिटिव स्किन में यूज कर सकते हैं फॉर एक्ने ऑल्सो। ग्लाइकोलिक एसिड है जो आपके ऑयल कंट्रोल में हेल्प करता है। सो यू हैव डिफरेंट एसिड्स, बट आपको डिसाइड करना है, दैट इज द प्रोफेशनल विल डिसाइड कि आपको कौन सा एसिड लगाना है और आपको कौन से एसिड की कॉन्सेंट्रेशन से चालू करना है। बाकी इट इज गुड एंड यू हैव टू टेक सर्टेन केयर कि वो उससे आपको बर्न ना हो, कि आप लगा लिए थिक लेयर लगा के बैठ गए हैं और फिर उससे आपको बर्न हो जाए, तो वो थोड़ा चीज हमको ध्यान देना। हाँ, लेजर हेयर रिडक्शन के बारे में मुझे पूछना था। कई बार हम वैक्सिंग करते हैं पार्लर में जाके, सैलून में जाके, तो वैक्सीन सेफ है या फिर लेजर हेयर रिडक्शन सेफ है? आई वुड प्रेफर लेजर हेयर रिडक्शन। क्यों? हाँ, क्योंकि उतना दर्दनाक नहीं है जितना वैक्सिंग होता है। अच्छा। ठीक है, यू आर पुलिंग ऑफ द हेयर इन वैक्सिंग, तो थोड़ा ट्रॉमेटाइजिंग हो जाता है वो स्किन के लिए। आप एक्ने हो सकता है और उससे इनग्रोथ्स भी रह जाते हैं। वेयरएज लेजर हेयर और इनफैक्ट वैक्सिंग आपको रिपीट करना पड़ता है क्योंकि आपने किया फिर वापस महीने बाद आपको आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन योर हेयर ग्रोथ का कंसिस्टेंसी, राइट। बट लेजर हेयर रिडक्शन इज मच बेटर क्योंकि वो वन टाइम प्रोसीजर है। एक बार आपके हेयर फॉलिकल्स वहां से निकल गए तो फिर वहां से हेयर आना पॉसिबल नहीं है एंड इट इज सेफ। तो यू जस्ट आर टेकिंग मे बी डिपेंडिंग ऑन योर हेयर ग्रोथ, यू आर टेकिंग अराउंड 3 to 6 सेशंस और मे बी मोर, दैट इज केस डिपेंडेंट, बट मिनिमम 6 सेशंस में सेटल हो जाता है केस, एंड देन यू डोंट हैव टू अंडरगो वैक्सिंग और एनी काइंड ऑफ हेयर प्रोसीजर अगेन। सो यू शुड, आई थिंक इट इज बेटर ऑप्शन। लेजर हेयर रिडक्शन इज अ गुड ऑप्शन एंड प्लस फॉर इनग्रोथ्स ऑल्सो, जो जिनको भी इनग्रोथ्स का प्रॉब्लम है वो सेटल हो जाता है, वो सारे फॉलिकल्स जो वो इन अंदर ही बर्न हो जाते हैं। लेजर हेयर रिडक्शन से 100% हेयर पूरे चले जाते हैं? यस। अभी देखिए, वो लेजर हम टर्म यूज कर रहे हैं, लेजर हेयर रिडक्शन, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। लेजर हेयर रिमूवल नहीं बोल रहे हैं। Okay. तो हेयर रिमूव हो जाएगा फिर आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। बट जहां पर आपको 100 हेयर आ रहे थे फॉर एन एग्जाम्पल, तो आपको शायद 1 या 2 हेयर आएगा। अच्छा। सो इट्स रिडक्शन। सो बहुत कम आएगा जहां पर आपको लगेगा ही नहीं कि आपको कुछ करने की जरूरत है, प्रोसीजर करने की जरूरत है। बट लोग कहते हैं कि उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। नहीं हो सकता है कैंसर। लेजर हेयर रिडक्शन से कैंसर नहीं होता है, बिकॉज सी लेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज है, उनके वेवलेंथ्स अलग रहते हैं। और जो लेजर में आप लेजर हेयर रिडक्शन में जो लेजर यूज कर रहे हैं वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस है। सो नॉन आयोनाइजिंग मतलब वो कोई सेलुलर चेंज नहीं कर रहे हैं। कैंसर में क्या सेल्स चेंज हो रहे हैं, सेल्स बिल्ट अप हो रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स। बट नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन मतलब आपका सेल जो है वो ऑल्टर नहीं हो रहा है, वो डीप लेवल पे जा ही नहीं रहा है, वो आपके हेयर फॉलिकल लेवल पे है। तो जब वो लेयर नीचे जा ही नहीं रहा है तो वहां पर कैसे कुछ कैंसर या एनीथिंग कॉज कर सकता है। So it is very safe. In fact, we have lot of evidence saying that there is no risk of cancer and laser hair reduction. So it is pretty safe और बहुत आप प्यार से जाके करवा के ले सकते हैं। कुछ पेन नहीं है। You should use enough जेल, ओके, ताकि आपको थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, बट जब आप जेल अप्लाई करेंगे तो इट इज नॉट पेनफुल एट ऑल, इट शुड गो स्मूथली। तो कोई बर्न वगैरह कुछ नहीं होता है। वही प्रोवाइडेड मेडिकल प्रोफेशनल है, डोसेज प्रॉपर है, ऑल दोस थिंग्स। देन इट शुड। रिडक्शन किसने करना चाहिए और कौन सी एज में करना चाहिए? सी प्यूबर्टी को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद में जो है, जो लोगों को हार्मोनल इश्यूज है उनको लेजर हेयर रिडक्शन करना चाहिए अलोंग विद हार्मोनल ट्रीटमेंट। तो जिनको पीसीओडी है उनको हेयर इश्यूज आते हैं, जैसे फीमेल्स को बियर्ड आना चालू हो जाता है, मुस्टैच आता है, थिक हेयर आता है, विच इज नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर देम, तो उनको हम लेजर हेयर रिडक्शन दे सकते हैं, प्रोवाइडेड बैक एंड में उनका जो हार्मोनल इशू है वो हम सॉल्व कर रहे हैं, वरना दे विल कीप रिपीटिंग एंड देन विल कीप कमिंग। सो दे शुड डू। बाकी जिनको भी थिक हेयर है, डार्क हेयर है, जो लगभग इंडियन स्किन टोन को है, वी कैन अंडरगो लेजर हेयर रिडक्शन। बट जिनका बाल एकदम
वाइट है, पतला है, तो उसमें लेजर जो है वो पिगमेंट कैच नहीं करता है। गोल्डन हेयर्स होते हैं कभी गोल्डन होते हैं, है ना, वो ज्यादातर पिगमेंट कैच नहीं करता है लेजर, तो उधर उतना इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं आता है। बट नाउ डेज वी ऑल्सो हैव लेजर्स दैट आर इफेक्टिंग बोथ, तो इवन वाइट हेयर में भी इफेक्टिव होने जैसे लेजर्स अभी मार्केट में आने लग गए हैं। अच्छा। सो देयर इज एडवांसमेंट इन दैट। सो बट एकदम पावरफुल गुड रिजल्ट्स यू सी इन डार्क पिगमेंटेड थिक हेयर में आपको इजीली मिल जाता है। मैम, आपके साथ में बात करके बहुत ही मजा आया। मतलब ये एपिसोड एंडलेस है, इतने सारे वास्ट टॉपिक्स है जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन टाइम तो लिमिट वैसे है नहीं। बट प्रॉब्लम्स अनगिनत होती है, अनगिनत बातों में हम डूब गए थे। बहुत बहुत अच्छा हुआ कि आपने जो जो नुस्खे बताए होम रेमेडीज के, डेफिनेटली मैं खुद यूज करने वाली हूँ सारे। हाँ, और ये एपिसोड देखने के बाद में मैम आई एम श्योर दैट लोग आपके पास में आने चाहिए, उन्होंने आपसे ट्रीटमेंट करनी चाहिए, बिकॉज आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने जो आज हमें सारे इनसाइट्स बताए वो सारे ज़बरदस्त है। हम आशा करेंगे कि आगे जाकर हम ऐसा ही एक एपिसोड आपके साथ में बनाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। My pleasure. My pleasure. Thank you so much for having me here. Thank you.